हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। तो बच्चों, हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक ऐसे सब्जेक्ट की जो हर आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। क्या गरीब, क्या अमीर, हर ऐसा व्यक्ति इससे प्रभावित है। और आप डे बाय डे की जो लाइफ चलती है हमारी, उसमें सब सुनते होंगे कि महंगाई घट गई, महंगाई बढ़ गई। तो आज हम उसी महंगाई की बात करेंगे बच्चों। और आज से एक बार मान लो कि महंगाई नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहते हैं। टेक्निकल जो इकोनॉमिक की भाषा है ना, उसमें उसको महंगाई नहीं क्योंकि क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति हिंदी में कहते हैं। तो आज से आपको अगर पढ़े लिखे हो तो हम में भी बाकी आम जनता में क्या अंतर है। तो हम क्या कहेंगे, महंगाई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बोलो तो मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति घट गई, बढ़ गई। तो अब आज इसके मुद्रास्फीति के बारे में पूरा एनालिसिस हम करेंगे। मुद्रास्फीति सबसे पहले तो कहते किसे हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु होता है कि इसका कारण क्या होता है। भाई जब महंगाई बढ़ी तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, क्या वो डिमांड साइड है, क्या वो सप्लाई साइड है। तो इसके इन्फ्लेशन के रीजन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद इन्फ्लेशन के क्या टाइप होते हैं, कितने प्रकार की इन्फ्लेशन होती है। फिर हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन क्या अच्छी है कि बुरी है। इन्फ्लेशन अच्छी भी हो सकती है क्या। आप सब जो जनता ने जितने भी सुना होगा कि इन्फ्लेशन तो खराब होती है, लेकिन मैं बताऊंगा कि इन्फ्लेशन कुछ कुछ अच्छी भी होती है। तो ये आप सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो इन्फ्लेशन क्या अच्छी होती है, बुरी होती है। और बुरी होती है तो किसके लिए ज्यादा बुरी होती है। इन्फ्लेशन के लिए लाभ किसको मिलता है, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, जैसे गरीब है, अमीर है, उत्पादक है, इन सबका ये जो फिक्स, जिनको फिक्स इनकम वाले हैं, सैलरी क्लास है, इन सबके अलग अलग वर्गों पे महंगाई का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। इसके बाद में हम कुछ ग्राफ के बारे में भी जानेंगे कि महंगाई का ओवरऑल देश की जो जीडीपी होती है, ग्रोथ रेट होती है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज बिंदुओं के बारे में हम आज ढंग से विस्तृत में एनालिसिस करेंगे। काफी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बारे में आप ढंग से आज सुने। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे महंगाई क्या होती है, तो इन्फ्लेशन क्या होती है। तो अभी सर आप कहोगे सर कैसे बात कर रहे हो, महंगाई तो हर आदमी जानता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं, जब गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों चीजें इसमें शामिल होती है। वस्तु कैसा, जैसे कि टमाटर था, कल 20 रुपए किलो था, 21 रुपए किलो हो गया। या सेवा कैसा, कल तक स्कूल की फीस कितनी थी, 500 रुपए महीना थी, वो 600 रुपए महीना होगी। डॉक्टर की फीस 200 रुपए थी, वो 225 रुपए होगी। तो सेवा ही महंगी होगी। तो जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कंटिन्यूस वृद्धि होती है तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको महंगाई कहते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में जनरल, इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल राइज इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में सतत जो कीमतों में वृद्धि क्या कहलाती है, महंगाई कहलाती है। बच्चों सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है सतत, जनरल राइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टमाटर आज 20 रुपए किलो था, कल हम मंडी में गया तो 25 रुपए किलो बिकने लग गया। तो इसका मतलब ये नहीं महंगाई होगी, एक दिन का नहीं, जनरल ट्रेंड होना चाहिए। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, ऐसे जब वस्तुओं की सेवाओं की कीमतों में जनरल राइज होता है, जनरल राइज होता है तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। एक दिन में नहीं होता। आज टमाटर 20 रुपए किलो बिक गया था, कल 25 बिक गया, फिर परसों 20 रुपए किलो बिकने लग गया। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को महंगाई, इन्फ्लेशन नहीं कहते, जनरल राइज होना चाहिए। तो सबसे पहला शब्द क्या है यहाँ पर, जनरल राइज इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में सामान्य जो वृद्धि होती है, जनरल राइज होता है, उसको क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ पड़ गई होगी मेरे सामने। तो वस्तु एवं महंगी, जब सेवाएं महंगी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। और जनरल होना चाहिए, लंबे टाइम के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। अभी आज 1 घंटे में कोई कीमत, जैसे कई बार हम देखते हैं अमेजोन पे कोई वस्तु 1 घंटे के लिए महंगी हो जाती है, फिर वो सस्ती हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम महंगाई नहीं कहते, हम क्या कहेंगे, जनरल राइज। कि टमाटर 20 रुपए चल रहा था, लेकिन अब पिछले 2-4 महीने से टमाटर 25 रुपए किलो मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, हम जनरल राइज कहेंगे, उसको महंगाई कहेंगे। दूसरा इसका स्थिति होती है महंगाई की, है ना। एक तो क्या होता है, वस्तु सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, लेकिन साथ में इसका एक और चीज, इसका दूसरा पहलू है कि इसमें क्या होता है, जो मनी है ना, मनी बच्चों, इस मनी की वैल्यू में गिरावट आती है। अब आप पूछोगे कैसा, यह महंगाई की बहुत खास पहचान है कि महंगाई की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, जो वस्तु, जो मूल्य होता है, मनी होती है, वो मनी की वैल्यू में गिरावट आती है। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बता देता हूं इसका इजी एग्जाम्पल। मेरे पास 100 रुपये है और हम पूरी महंगाई टमाटर से समझेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, बाकी चीजों के बारे में बात नहीं। जो सिस्टम टोमेटो पे लागू हो वो सिस्टम बाकी सब पे भी लागू होगा। तो हम टमाटर की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लो 20 रुपए किलो टमाटर था बच्चों, ठीक है, और मेरे पास था 100 रुपए। तो मैं बाजार में गया मंडी में और 100 रुपये मैंने पे किया और कितना रुपए टमाटर लेके आया, 5 किलो टमाटर में लेके आ गया। लेकिन
खुदा न खास्ता वो जो टमाटो था वो 20 रुपए किलो था, उसकी महंगाई बढ़ जाती है, कितना हो जाता है 20 से बढ़ के वो अब हो जाता है 25 रुपए किलो। तो मुझे बताओ अब वो 100 रुपए में कितना टमाटर आएंगे? तो बच्चों 100 रुपए में अब कितने आएंगे? यहाँ तो 5 केजी आ रहे थे, अब यहाँ पर कितने आएंगे? 4 केजी आएंगे। मतलब 100 रुपए के नोट की वैल्यू डाउन हुई नहीं हुई? बताओ, जो 100 रुपए का पहले मजा दे रहा था कितने का, 5 किलो टमाटर का, वो 100 रुपए का कितना मजा दे रहा है? 4 किलो का मजा दे रहा है। इसका मतलब वो जो 100 रुपए की वैल्यू थी ना, वो वैल्यू कम होगी बच्चों। वो 100 रुपए में 4 ही किलो टमाटर आ रहे हैं। तो इसलिए महंगाई की खास बात क्या होती है? इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में तो वृद्धि होती है, लेकिन जो मनी होती है, मुद्रा होती है, उसकी जो परचेजिंग पावर होती है ना, वो घट जाती है। यही हमारा दूसरा बिंदु था बच्चों, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, या जो परचेजिंग पावर होती है ना, क्रय शक्ति, वो कम हो जाती है महंगाई का। ये तो दुष्परिणाम होता है। सबसे क्या होता है, जब चीज महंगी हो जाती है तो हम उसी इनकम में हम कम चीजें खरीद पाते हैं, इसलिए मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है। ये दो चीजें आप अगर महंगाई की परिभाषा में लिख दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। सीधा सा बात, जनरल राइज इन प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे क्या होता है, जिससे मुद्रा के मूल्य में या वैल्यू में कमी आ जाती है, उसे महंगाई कहते हैं बच्चों। मेरे सामने आप लोगों के जो ये इन्फ्लेशन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। अब इसके कई कारण हो सकते हैं महंगाई के कई कारण हो सकते हैं। महंगाई के दो मुख्य कारण होते हैं बच्चों, एक तो होता है डिमांड साइड, एक होता है सप्लाई साइड। अब मैं आपको बताऊं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, तो हम चलेंगे बच्चों इस पर। जैसे कि मान लो बाजार में क्या था, किसान क्या कर रहे थे, 100 किलो टोमेटो पैदा कर रहे थे, ठीक है, और है ना डिमांड भी क्या थी, जनता भी खाने वाली भी कहती थी, लगभग 100 किलो के आसपास ही जनता की डिमांड थी, ठीक है। ये पब्लिक होगी, ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उत्पादक किसान क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है टमाटर की, और जनता क्या कर रही है, खाने वाले डिमांड कर रहे हैं कि मुझे टमाटर चाहिए खाने के लिए। तो अगर ये बैलेंस है तो मोटा मोटी कीमतें क्या चेक में रहेगी, कैसे रहेगी, मान लो डिमांड जितनी है उतनी सप्लाई है, तो जो इसका टमाटर का लागत आएगी उसका कुछ किसान का बेनिफिट जोड़ के मान लो टमाटर की कीमत होगी 20 रुपए किलो पड़ रहा है। लेकिन बच्चों किसी कारण से ये डिमांड सप्लाई का मिसमैच बिगड़ जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, तो मैं जनरल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सपोज करो जो अनसीजनल रेन होगी, अनसीजनल रेन होगी, कैसा मतलब, बिन बादल बारिश होगी, बिना मौसम के बारिश होगी, तो हमारी टमाटर की फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, सप्लाई घट जाएगी। तो आप जब भी देखोगे कभी अकाल पड़ जाता है, सपोज करो बारिश नहीं हुई, तो अपने आप जो सब्जियों के, फलों के या इनके अनाजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो इसका ये रीजन क्या है, इसका रीजन है कि सप्लाई घट गई। अब मान लो 100 किलो टमाटर थे और 100 किलो खाने वाले थे, लेकिन सपोज करो किसी कारण से फसल खराब होगी, अब प्रोडक्शन हुआ कितना, 50 किलो हुआ, तो प्रोडक्शन हो रहा है 50 किलो, खाने वाले हैं 100 किलो, तो डिमांड घटेगी बढ़ेगी, बताओ मुझे। डिमांड बढ़गी तो अपने आप कीमतों में, दाम में बढ़ती हो जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं ना। जब फसल खराब हो जाती है, कोई भी चीज, सपोज करो मान लो कार अभी हम खरीद रहे हैं, लेकिन कारों का प्लांट में कोई हड़ताल हो जाती है, मारुति सुजुकी की बंद हो जाती है, तो अपने आप कारों के बाजार में सप्लाई कम हो जाएगी, तो अपने आप क्या हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएगी। तो दो रीजन होते हैं, सप्लाई साइड का, एक डिमांड साइड का। पूरी इकोनॉमी दो चीजों से चलती है, सप्लाई और डिमांड पे। तो अगर किसी कारण से सप्लाई, मान लो टमाटर की सप्लाई बाजार में कमी होगी, तो महंगाई बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी। ऐसे दूसरा होता है डिमांड। अब मान लो ये 100 किलो टमाटर थे या खाने वाले 100 थे, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई। अब जनसंख्या बढ़ते क्या होगा, 120 किलो खाने वाले पैदा हो गया, तो क्या होगा बच्चों, डिमांड ज्यादा होगी और ये सप्लाई तो 100 किलो ही है, तब भी क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई बढ़ने के दो मुख्य कारण होते हैं, सप्लाई में कमी और डिमांड में वृद्धि। डिमांड में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। एक तो मैंने बताया दिया आपको, जनसंख्या। सपोज करो मैं सब आप सबको, जितने भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं, सबको भी ना कोई योजना चलाए गवर्नमेंट, 1-1 लाख रुपए सबके खाते में डाल दिया, तो अब आपके पास 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे, सब लोग शॉपिंग करोगे। कोई जिसको जूते चाहिए जूते खरीदेगा, तो अपने आप जूतों का प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ा, लेकिन पैसे आने से क्या होगा, जूतों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे पैसा आएगा, आदमी जूते खरीदेगा, खाने पे खर्च करेगा, कपड़े खरीदेगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो किसी तरह से अगर पैसा जनता के पास बढ़ जाता है, तो अपने आप महंगाई बढ़ जाती है। तो डिमांड और सप्लाई, ये दो चीजें ऐसी होती है जो इन्फ्लेशन को प्रभावित करती है। सब किसी प्रकार से सप्लाई में कमी आ जाए और किसी प्रकार से डिमांड में वृद्धि हो जाए, तो महंगाई बढ़ जाती है। डिमांड में कैसे वृद्धि हो सकती है, मैं बताऊं। अगर लोन है, मान लो सपोज करो मोटरसाइकिल लोन है, कल तक 20% का मिलता था, 20% ब्याज पे, अब उस 20% ब्याज दर को मैं घटा के कर दूं 5%, तो बताओ लोन लेने वालों की संख्या घटेगी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, सस्ता लोन मिलेगा तो ज्यादा लोग लोन लेंगे,
ज्यादा लोग लोन लेंगे तो क्या होगा, मोटरसाइकिल की डिमांड घटेगी बढ़ेगी? बिल्कुल बात है, मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ेगी तो फिर मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ जाएगी। मैं बताऊं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए छठा वेतन सातवां वेतन आयोग लागू होता है। अगर गवर्नमेंट अभी आज मान लो सातवां वेतन आयोग लागू कर देती तो बताओ महंगाई बढ़ेगी घटेगी? जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। सातवां वेतन आयोग लागू करने का मतलब कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ेगी, कुछ एरिया भी बढ़ेगा, उनके खाते में पैसा आएगा, वो पैसे को कोई रखे तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ खर्च करेंगे वो आदमी, उसको खर्च करेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ इनकम टैक्स की रेट घटा देती है गवर्नमेंट। मान लो 10 लाख रुपए किसी की इनकम थी, 30% इनकम टैक्स लेती थी, 3 लाख देता था। अब मान लो गवर्नमेंट इनकम टैक्स की रेट कम कर देती है, 10% कर देती है, तो बताओ उसका इनकम टैक्स 1 लाख रुपए बढ़ेगा, 2 लाख रुपए उसके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो क्या करेगा वो, खरीदारी करेगा, बाजार में जाएगा, पिक्चर देखेगा, मूवी देखेगा, शॉपिंग करेगा। तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी? डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ऐसे सप्लाई का है, सप्लाई में मान लो कोई मानसून खराब हो गया, ठीक है, तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो खराब हो जाएगी। एक सप्लाई का एक चीज होती है कॉस्ट, कोई चीज की लागत बढ़ जाती है। सपोज करो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कार बन रही है, लेकिन जहां एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी मजदूरी बढ़ी, कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ती। अगर कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ जाएगी तो बताओ इस मोटरसाइकिल की लागत बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी तो कीमतें मोटरसाइकिल की बढ़ेगी। इसके अलावा कच्चा माल है, सपोज करो मोटरसाइकिल की क्या चाहिए, स्टील चाहिए, अब स्टील के दाम बढ़ गया तो बताओ क्या होगा, कीमतें में घटेगी बढ़ेगी। ऐसा ही जैसे मान लो एग्रीकल्चर में क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, खाद चाहिए। अगर खाद की कीमतें बढ़ जाती, सपोज करो खुदा खास्ता, तो जब फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फसल की कीमतें भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और मैं बताऊं, समझ लो पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ेगी। कई चीजों में पेट्रोल डीजल कच्चे उसके रूप में काम आता है, सिंचाई में इंजन के रूप में काम आता है, इंजन में पेट्रोल डीजल से चलाते हैं तो उसकी लागतें भी बढ़ जाएगी। तो ये 3-4 प्रकार से महंगाई घट बढ़ सकती है। अब गवर्नमेंट को कंट्रोल करना हो तो भी इन्हीं प्रकार से करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इनकम टैक्स बढ़ा देंगे, कर्ज महंगा कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। तो पहले हम बच्चों महंगाई के रीजन देखते हैं एक एक करके, फिर हम उसको कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, उसका उल्टा करके। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। आप लोगों ने महंगाई की परिभाषा समझ ली होगी। अब इसके रीजन में मैंने बताया था, एक तो था क्या था, डिमांड साइड। किसी भी प्रकार से डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। डिमांड कैसे कैसे बढ़ सकती है बच्चों, सस्ती मौद्रिक नीति। सपोज करो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट में कम कर दिया। मतलब आरबीआई बैंकों को सस्ता लोन दे रहा है। जब आरबीआई बैंकों को सस्ता लोन दे रहा है तो बैंक जनता को क्या करेंगे, आगे सस्ता लोन देंगे। सस्ता लोन देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये तो सीधी सी बात है ना। तो महंगाई बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, सस्ती मौद्रिक नीति। अब महंगाई रोकनी है तो क्या करो, महंगी मौद्रिक नीति। भारत में महंगाई बढ़ रही है इसलिए तो अब आरबीआई क्या कर रहा है, पिछले 6 महीने से आरबीआई ने 225 बिंदु 2.25% रेपो रेट बढ़ा क्यों दी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे तो महंगाई बढ़ेगी, उससे महंगाई कम होगी। इसका उल्टा कर, जिससे जो बच्चों हम महंगाई के कारण है उसका उल्टा कर दो आप, तो महंगाई कमी हो जाएगी। उसी प्रकार से सस्ती मौद्रिक नीति अपनाया हमने, सस्ता लोन मिला, जनता ने डिमांड बढ़ा दी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर में बढ़ दी, सरकार मान लो खर्च में बढ़ोतरी कर रही है। सपोज को गवर्नमेंट ने नई योजना चला दी नरेगा में 100 की बजाय 200 दिन काम दे दिया। अब 200 दिन काम किया तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, ज्यादा खर्चा करे तो आम आदमी के पास जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो डिमांड करेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अभी मैं बताऊं, प्रधानमंत्री आवास योजना में इस साल बजट डबल कर दिया, लगभग 66% बढ़ा दिया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार जनता को ज्यादा पैसा देगी तो जाहिर सी बात है वो डिमांड करेगा, वो उसको सीमेंट भी चाहिए, उसको ईंट भी चाहिए, तो सबका भाव क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो सस्ती मौद्रिक नीति, पब्लिक एक्सपेंडिचर में वृद्धि। जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है तो बाजार में ज्यादा पैसा, जनता के हाथ में पैसा जाता है तो उससे महंगाई बढ़ती है। कंट्रोल करना हो तो क्या करो, उल्टा कर दो, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उसमें कटौती कर दो। तीसरा होता है कालाधन। जितना ज्यादा अर्थव्यवस्था में कालाधन होगा वो आदमी उसका क्या मतलब, टैक्स नहीं दे रहा तो उसके पास पैसा बच रहा है तो वो खरीदारी करेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। प्रदर्शन प्रभाव, ये होता है देखा देखी। तू खर्च कर रहा है तो तुमने क्या किया, एडिडास के, मेरे साथी ने एडिडास के जूते लिया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं भी वैसे एडिडास के जूते लाने का प्रयास करूंगा। तो प्रदर्शन प्रभाव उसको कहते हैं, एक देखा देखी काम करते हैं ना, होड़ में काम करना, तो ये प्रदर्शन प्रभाव हो जाएगा। अपन चलते हैं दूसरा, घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। बच्चों जो बजट होता है इसमें इसका बहुत इस्तेमाल होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग बच्चों इसका इसी से जुड़ा हुआ है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सपोज करो
गवर्नमेंट, आप लोगों ने सबने इतना बात तो जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट हमेशा घाटे का बजट पेश करती है, फिस्कल डेफिसिट होता है। 100 रुपए गवर्नमेंट की इनकम है और खर्च कितना कर रही है, वो वे कर रही है 150 रुपए, ठीक है। तो 50 रुपए कहां से आएगा बताओ? 50 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, बाजार में से उधार लेना पड़ेगा, आरबीआई से उधार लेना पड़ेगा। तो जो इसी को जो बाजार से गवर्नमेंट उधार लेती है ना, उसको क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। मतलब आप जो गवर्नमेंट का डेफिसिट हो रहा है उसको फाइनेंस कर रहा है वो। तो डेफिसिट फाइनेंस महंगाई कैसे बढ़ेगी, इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, अपने इनकम से ज्यादा खर्चा कर रही है। अगर कम खर्चा किया होता तो ये डेफिसिट फाइनेंस की नौबत ही नहीं आती। तो ज्यादा खर्चा कर रहे तो जनता के पास ज्यादा पैसा जाएगा। प्रिंटिंग ऑफ नोट, प्रिंटिंग ऑफ नोट, ये लोग, अब आप लोगों ने गांव में रहते हैं, हम सब लोग गांव वाले को मन में, कई बच्चों के मन में बचपन में छोटे थे तो ये धारणा रहती है कि गरीबी खत्म करने के लिए क्या करो, सरकार नोट छाप के पैसा बांट दो। ये सुना होगा ना आपने कि नोट छाप के बांट दो। तो नोट छाप से नहीं बांट सकते। जो अगर गवर्नमेंट ने सबको क्या करेंगे, एक एक सूटकेस, सपोज करो एक योजना चला दी मोदी जी ने, दीनदयाल उपाध्याय सूटकेस ले लो योजना, क्या करो, सबको एक एक सूटकेस 1-1 करोड़ रुपए का दे दो एक एक आदमी को, नोट छाप के। अब क्या करेगा, अपन ने क्या किया, बाजार में पैसा तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या प्रोडक्शन बढ़ा, क्या टमाटर की पैदावार बढ़ी, क्या कार की पैदावार बढ़ी, क्या मोटरसाइकिल की बढ़ी, क्या नहीं बढ़ी। तो अब हर आदमी क्या करेगा, बाजार में जाएगा दौड़ के मोटरसाइकिल लाओ, मोटरसाइकिल लाओ। मोटरसाइकिल की तो वहां प्रोडक्शन ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी बच्चों। कई जगह भाई ये करके देख ले, जहां जहां नोट प्रिंटिंग करी ना, वहां पर कई जगह 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख परसेंटेज तक भी महंगाई हुई है। जिम्बाब्वे में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी में आप देखोगे ना, तो वहां पर ना 20 लाख परसेंटेज वो थी, 20 लाख परसेंटेज महंगाई चल गई थी। मतलब जो चीज पे 100 रुपए मिलती थी वो 20 लाख गुना कर लो उसका, मतलब 2 करोड़ रुपए में मिलती है। तो फिर सोचो 2 करोड़ रुपए में क्या मिल रहा है, 100 रुपए की चीज मिल रही है। तो इस स्थिति में मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। वहां जर्मनी में इवन यहाँ तक स्थिति होगी थी कि आप पैसे लेके कोयला खरीदोगे और फिर आग जलाओगे, उससे बढ़िया नोट में आग लगा दो सीधी, क्योंकि वो उतने पैसे में जितना कोयला आगा उससे कम में तो वो क्या नोट में आग लगाने से ताप लेगा आदमी। और कई जगह तो ये भी हुआ था कि पतंग लाओ, पतंग खरीदने के पैसे नहीं है, पतंग की जरूरत नहीं है, नोट की पतंग बना के उड़ा लो उसको, क्योंकि बाजार में पतंग लाओगे तो बहुत महंगा मिलेगा। एक टाइम रोटी खाने के लिए आदमी क्या सूटकेस भर के ले जाना पड़ेगा पैसा, 2 करोड़ रुपए चाहिए एक टाइम रोटी के लिए, 100 रुपए का जो वैल्यू थी। तो ऐसी स्थिति में महंगाई बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे खराब स्थिति क्या होती है बची, प्रिंटिंग ऑफ नोट। गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट दुनिया में इसको अवॉइड करती है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ती है दुनिया में। नया नोट आ जाता है, इन नोट, बाकी सब स्थिति में क्या होता है, पैसा इधर से उधर होता है, लेकिन ओवरऑल मुद्रा उतनी रहती है। बाजार में पूरे देश में 100 रुपए थे तो वही रहते हैं, लेकिन नोट छपने से क्या होता है, पैसा बढ़ जाता है। तो डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट करता है ये प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। इसलिए क्या करते हैं, सरकार इससे बचती है। दुनिया की लगभग हर सरकार इससे बचती है। और जहां जहां भी ये नोट छापे ना, वहां वहां स्थिति बहुत बुरी, अच्छी नहीं कही गई है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सीजन था, इसमें टैक्स में कमी कर दी। मैंने बता दिया आपको, टैक्स में कमी कर दोगे तो जो इन हैंड पैसा है वो ज्यादा आएगा, तो ज्यादा खर्चा करेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। जनसंख्या का मैंने बताया, जनसंख्या बढ़ गई तो जाहिर सी बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने वाले ज्यादा बढ़ेंगे, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। तो एक तो ये हो गया महंगाई का। दूसरा मैंने बताया था सप्लाई का। सप्लाई का किसी कारण से क्या हो जाए, सप्लाई में कमी आ जाए, सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। मैंने बताया था उत्पादन में कमी, प्रोडक्शन में कमी होगी, मानसून खराब हो गया, हड़ताल होगी, फैक्ट्री बंद है 6 महीने से, तो क्या होगा, सप्लाई घट जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। युद्ध हो सकता है, युद्ध हो गया तो उसमें क्या होगा, युद्ध में प्रोडक्शन होता ही नहीं है, कालाबाजारी होगी। कालाबाजारी का मतलब कोई अवैध रूप से भंडारण कर लेता है। मान लो 100 किलो तो टमाटर तो पैदा हुआ, लेकिन बीच में किसी दलाल ने, बिचौलिए ने टमाटर खरीद के अपने गोदाम में बढ़ लिया, तो बाजार में क्या हो जाएगा, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम भाव। ये कालाबाजारी क्या होता है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज। उसमें क्या होता है, कोई बीच में दलाल एजेंट या जो उसको लगता है बाद में भाव बढ़ेंगे, वो उसकी स्टोरेज कर लेता है। इसी से लड़ने के लिए क्या लेके आएंगे, गवर्नमेंट का एक एक्ट है, आपने पढ़ा होगा तो, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट सरकार ने इससे रिलेटेड क्या बनाया, कालाबाजारी से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया। इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट टैक्स कर देती है, भाई कोई भी एक आदमी या एक संस्था 10 किलो से ज्यादा टमाटर अपनी फैक्ट्री में स्टोरेज नहीं करेगी तो भी सरकार कार्रवाई करेगी, तुमको सजा मिलेगी। तो इससे क्या होगा, उससे सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी, जीएसटी बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, चीजें अपना महंगी हो जाएगी, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है। उत्पादन में गति हो तो आ गया कुछ, कोई टेम्पररी हड़ताल वगैरह होगी,
निर्यात में वृद्धि होगी। सपोज करो एक्सटर्नल मार्केट में अमेरिका में बाहर से गेहूं की बहुत मांग है, वहां पे है ना गेहूं की मान लो कीमत है 25 रुपए किलो, इंडिया में बेच रहे हैं 20 रुपए किलो। तो क्या करेगा यहाँ का जो एजेंट होगा, जो व्यापारी होगा, वो ज्यादा गेहूं को क्या करेगा, एक्सपोर्ट नहीं करेगा। जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा तो जो इंडिया में जो गेहूं की मात्रा है ना ओवरऑल वो कम हो जाएगी। वही बात 100 किलो टमाटर थे इंडिया में, यहाँ कंजप्शन करो, लेकिन बाहर टमाटर की मांग में बढ़ गई, तो हमने क्या किया, 100 में से 30 किलो टमाटर एक्सपोर्ट कर दिए। तो अब इंडिया में क्या हो जाएगा, उसकी सप्लाई घट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि से भी कोई चीज में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डोमेस्टिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना, डोमेस्टिक उसकी सप्लाई है वो घट जाती है। कठोर मौद्रिक नीति मैंने पहले बता दिया था, उसका उल्टा है, जब ब्याज दरें महंगी हो जाएगी, ब्याज दरें महंगी हो जाएगी तो लोन लेना कम पसंद करेगा आदमी, तो क्या हो जाएगा सब्सिडी में कमी। पहले मान लो कोई चीज 100 रुपए में आती, गवर्नमेंट कहती कि सब्सिडी देंगे हम 20 रुपए की, तो बाजार में आम आदमी को कितना में पड़ती थी, 80 रुपए में पड़ती थी। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी घटा दी मान लो 10 रुपए की, तो 90 रुपए को जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग इससे जोड़ सकते हैं तो है क्या, गैस सिलेंडर का। पहले आप लोगों ने देखा होगा गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी। पहले क्या होता था, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, तो गैस सिलेंडर बहुत सस्ता पड़ता था। फिर बाद में लोग क्या मोदी सरकार ने डीबीटी लागू कर दी, उसमें आप बाजार से लाओ 800 रुपए में सिलेंडर, 400 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। ये डीबीटी था, आप सब लोगों ने प्रैक्टिकल देखा होगा ये, लेकिन बाद में डीबीटी भी बंद कर दी। आज की डेट में कोई भी केस नहीं आता, तो गैस सिलेंडर की कीमत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है आज की डेट में। ये बहुत गलत किया मोदी जी ने, पर क्या करें, चलो। तो बच्चों यहां तक आप समझ गए होंगे इसके डिमांड रीजन। एक और कारण होता है इसमें कॉस्ट पुश का, कोई चीज की लागत बढ़ गई, मैंने बताया था मजदूरी की लागत बढ़ गई, मजदूर की ज्यादा मजदूरी लेने लग गया, तो ज्यादा मजदूरी लग गया तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, परिवहन लागत महंगी होगी। मान लो 100 रुपए किलो टमाटर, 20 रुपए किलो टमाटर किसान के पड़ता था, अब वो जो है ना बाजार में लेके आता था सिटी में 10 रुपए पड़ते थे उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अब वो 15 होगी, तो जाहिर सी बात है वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। परिवहन लागत महंगी होगी, क्यों हो जाएगी महंगी, फ्यूल महंगा हो जाएगा। कच्चे माल की लागत है बढ़ गई, किसी कारणों से कच्चा माल जो है जैसे मान लो स्टील वगैरह है, इसकी लागतें बढ़ गई तो भी चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स में ग्रोथ होगी, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया मान लो जीएसटी, तो अपने आप कीमतों में महंगाई हो जाएगी, ब्याज दरें बढ़ जाए। ये सब बच्चों बेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मान लो एक तो ट्रेन चलती है 100 की स्पीड से, कहीं एक जगह चलती है ट्रेन की स्पीड 25 से, तो जिस देश में 25 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन चलती है वहां पर वो परिवहन की लागत बढ़ जाएगी, तो उसकी कीमतें महंगी हो जाएगी। इसको कहते हैं लॉजिस्टिक का जो खर्चा है ना, वो जिस देश में ज्यादा है वहां कीमतों में वृद्धि अपने आप ही ज्यादा हो जाती है। तो बच्चों यहां तक हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होती है। स्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे मान लो कृषि, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इसमें स्ट्रक्चर ही खराब है, इसमें दमी नहीं है। मान लो किसी देश में मान लो समझ लो कृषि का पैदावार ही कम होती है, कृषि पिछड़ी हुई है, वहां पे ट्रैक्टर वगैरह का जो मैकेनिकल जो इस्तेमाल नहीं होता, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होता है, तो वहां पर जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ही कम होगा कृषि का, तो महंगाई तो बढ़नी है। ऐसे कई जगह कई देश होंगे जहां पर इंडस्ट्री नहीं होती, जैसे इंडिया है, इंडिया में कई चीज की इंडस्ट्री नहीं है, तो वो चीज अपने आप ही महंगी हो जाती है। यहाँ पर जैसे इंडिया में देखो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो हमारा जो है ना यहाँ पे क्या होता है, पंजाब हरियाणा में देखा होगा ज्यादातर क्या बोलते हैं किसान, राइस बोलते हैं, राइस उगाते हैं, वीट उगाते हैं। हमारे यहाँ क्या पल्स की कमी है, दालों की, और किसकी कमी है, ऑयल की कमी है, ऑयल सीड की। ये हम क्या करते हैं, दुनिया के देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हमारी चीज जहाँ इकोनॉमी कमजोर है वहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा उसका स्ट्रक्चर ही, तो उस चीज की महंगाई तो अपने आप ही रहेगी। तो बच्चों ये सब महंगाई के कारण थे। अब तक मैंने आपको महंगाई के कारण डिटेल में समझा दिया। कितने भी शब्दों में इसका क्वेश्चन आ जाए, इंडिविजुअल भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, महंगाई क्यों बढ़ती, कितने भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप आराम से इसको टिक लगा सकते हैं। अब हम बच्चों चलेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों इन्फ्लेशन को कई भागों में, कई स्टाइल में बांटा गया, मतलब कई मापदंडों के आधार पर महंगाई को बांटा जाता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट कंट्रोल, क्या सरकार उसमें कंट्रोल कर रही है क्या? अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करे उस महंगाई को क्या कहेंगे, कंट्रोल वाली महंगाई कहेंगे। जैसे कि भारत में अनाज है, गेहूं है, सब्जियां हैं, गेहूं खरीद लेते हैं गवर्नमेंट एमआरपी पे, एमएसपी पे, फिर उसको सस्ते दाम पे 2 रुपए किलो में बाजार में या गरीबों को बांटती है। तो ऐसी स्थिति में जो महंगाई होती है उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल महंगाई, इन्फ्लेशन कहते हैं। और जहाँ कई देशों में होता है जहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती महंगाई में, उसको क्या कहेंगे, अनकंट्रोल कहेंगे। जो सामान्य पूंजीपति देशों में होती है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है ना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री,
वहाँ पर क्या गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी में कोई इंटरफेयर नहीं करती है, उसको अपने हिसाब से चलने देती है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो तो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, और जो अनकंट्रोल है जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है उसको अनकंट्रोल इन्फ्लेशन कहते हैं। हालांकि कोई इंपोर्टेंट चीज नहीं है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन तो मैंने बता दिया कि इन्फ्लेशन तो होती है। सपोज करो 100 का एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपए किलो क्या था, टमाटर था। हम टोमेटो पे लेंगे, ये बेस प्राइस है, 100 रुपए किलो टमाटर था। अब ये हो सकता है कि अगले साल कितना हो जाए, 105 हो जाए, तो हम क्या कहेंगे 5% महंगाई है। 10 हो जाए तो क्या कहेंगे 10% महंगाई है। ये 100 की से बढ़ के 150 हो जाए तो 50% है। ये 100 से बढ़ के 1000 हो जाए तो 900% महंगाई बढ़ गई। यही बात हुई ना। हो सकता है ये 100 रुपए किलो टमाटर था, अगले साल 10,000 बिक रहा है, तो क्या कहेंगे हम 1000% महंगाई होगी। तो ऐसा महंगाई की कई रेट होती है। तो महंगाई के रेट के आधार पर महंगाई को 3-4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले तो उसको कहते हैं क्रीपिंग, रेंगती, मतलब रोक रोक के चल रही है, रेंग के चल रही है, मतलब कम इन्फ्लेशन है। 0 से 3% इकोनॉमी में 0 से 3% महंगाई होती है, और ऐसी महंगाई अच्छी होती है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा कि महंगाई अच्छी बुरी का क्या कंसेप्ट है। महंगाई अच्छी भी हो सकती है, महंगाई बुरी भी हो सकती है। तो थोड़ी महंगाई इकोनॉमी के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका मैं लॉजिकल रीजन आपको बाद में बताऊंगा, जब हम है ना फ्लिप करो पढ़ेंगे तब उसके बारे में मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी के लिए इतना याद कर लो कि महंगाई की जब दर कम हो, 0 से 3%, 4%, 5% हो, इसका कोई आइडियल मापदंड नहीं है। दुनिया के हर देशों में इसको अलग अलग हो सकता है, इसलिए कोई जगह बुक में लिख सकते हैं 0 से 5% तक क्रीपिंग है, तो उसको चिंता करने की बात नहीं है। ये सब जगह अलग अलग है और इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि भाई क्रीपिंग इसी को कहेंगे। लेकिन जनरली हम मान के चलेंगे 0 से 3% तक अगर महंगाई होती है तो उसको क्या कहते हैं, क्रीपिंग कहते हैं। बिल्कुल लुढ़क के चल रही है। थोड़ा सा और महंगाई की दर बढ़ गई तो उसको क्या कहेंगे, वाकिंग, मतलब चल रहा है वो। पहले तो वो क्या कर रहा था, रेंग रहा था, अब क्या कर रहा है, वाकिंग। 3 से 10% अगर महंगाई बढ़ जाती है तो उसको क्या कहेंगे, वाकिंग महंगाई कहेंगे। थोड़ी सी महंगाई और बढ़ गई, थोड़ा और बढ़ गई तो उसको क्या कहेंगे, 10 से 100% तक गैलपिंग, मतलब अब और ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। तो इससे भी ज्यादा बढ़ गई तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन। 100% से भी ज्यादा अगर महंगाई बढ़ जाती है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये बहुत खराब स्थिति होती है दुनिया में। सोचो एक साथ ही एक साल में 100%, 200%, 400% कीमतें बढ़ रही है, तो कितना आम आदमी की आम जनता के हाथ से कोई चीज खरीद पाएगा क्या। 3% बढ़ गई, 4% बढ़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो क्या होता है, महंगाई भत्ता भी बढ़ता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डीए बढ़ता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनका भी डीए बढ़ता है, और 3-4-5% तो इनकम हर साल हर आदमी की बढ़ी जाती है। तो ऐसे कोई चिंता करने की बात नहीं होती क्रीपिंग में, और ये एक अच्छी बात भी होती है क्रीपिंग। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जो मुद्रास्फीति की रेट है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के आधार पर क्या होता है, 4 प्रकार की होती है। क्रीपिंग, जब बिल्कुल ही कम हो, धीरे धीरे रेंग के चल रही है, 0 से 3%। थोड़ी बढ़ गई तो मतलब अब बच्चा चलने लग गया, बच्चा पहले रेंग रहा था, चलता है ना रेंग रेंग के, फिर अब बच्चा चलने लग गया, फिर बच्चा थोड़ा सा दौड़ने लग गया, और ये क्या फुल स्पीड में भाग रहा है गैलपिंग में। ये तो हाइपर इन्फ्लेशन दुनिया की सबसे खराब स्थिति होती है। जो भी देश इसके चपेट में आ गया वो देश दिवालिया हो गया, बर्बादी हुआ है पूरा। ऐसे कई स्थिति वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जर्मनी में हो गया था, जहां पर फिर इतनी महंगाई हो जाती है तो उसका पैसे का वैल्यू खत्म हो जाती है। मतलब आपके पास 10,000 रुपए का है महीने की इनकम, अब 10 रुपए किलो टमाटर आता था, अब समझ को महंगाई बहुत बढ़ गई, अब 10,000 किलो टमाटर हो गया, तो आपकी पूरी इनकम से आप क्या करोगे, केवल एक टमाटर खरीद सकते हो 1 किलो। तो वो स्थिति बहुत खराब होगी आम आदमी के लिए, बहुत गरीबों के लिए। जिम्बाब्वे में भी अभी लगभग 1-2 साल पहले ये स्थिति हो गई थी। वेनेजुएला ऐसा देश है जहां पर भी हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत बुरी स्थिति है, मैं बार बार कह रहा हूं। यह स्थिति जहां पर जिस देश में भी होगी वो देश दिवालिया हो जाता है। अब हम चलेंगे मापने की विधि के आधार पर। तो यहां तक आप समझ गए बच्चों, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसके 4 टाइप मैंने बता दिए आपको। क्या क्या बताओ। सबसे पहले क्रीपिंग, फिर वॉकिंग, फिर रनिंग या गैलोपिंग कहते हैं उसको, फिर हाइपर इन्फ्लेशन। ये तो हो गया रेट के आधार पर। अब मापने के आधार पर भी होता है। देखो बच्चों, दुनिया में, भारत देश में या कहीं भी हजारों वस्तु होती है। मैंने क्या कहा, वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में होती। इस देश में लगभग लाखों करोड़ में, जब आप डी मार्ट में जाओ हजारों चीजें तो वहीं रखी रहती है, कहीं भी बाजार में जाओ तो हजारों लाखों चीजें रखी रहती है, और ऐसे हजारों सेवाएं हैं। तो सारी वस्तुओं सेवाओं की कीमतें सरकार नहीं नापने बैठती, इतनी वस्तुओं की कीमतें नापना संभव भी नहीं है। तो सरकार क्या करती है, एक टोकरी बना लेती है, बास्केट कहते हैं इसको, बास्केट। एक टोकरी बना लेती है जो आम जीवन में जो बहुत ज्यादा काम आती है, जैसे दूध है, मिल्क, सब्जी है, अनाज है, कोई ये क्या कहते हैं, और भी कोई छोटी जो चीजें तो आम जीवन में बहुत ज्यादा काम आती है, कोई बिल्कुल इंडिविजुअल का भी काम आए वैसी चीजें नहीं।
आम जीवन में डेली काम आने वाली चीजों में, जैसे कपड़े हो गए, ऐसी चीजों की लिस्ट बना लेती है। तो इसको कहते हैं 500, जैसे मान लो 500 वस्तुएं होगी, इसमें कुछ फूड की भी होगी, खाने की वस्तुएं होगी, बिस्किट वगैरह हो सकते हैं, इसमें फ्यूल भी होगा जैसे कि डीजल पेट्रोल वगैरह, और इसमें और बाकी सब कई सारी वस्तुएं होगी, सब्जियां होंगी, फल फ्रूट होंगे, दूध वगैरह होंगे। तो जब जितने भी वस्तुएं हैं बास्केट में, टोकरी में, उन सारी वस्तुओं को महंगाई नापते हैं। भाई इन सबकी नाप ली, ये टोकरी में 500 वस्तुएं थी, इनका पिछले साल कीमतें मानो सपोज करो 1000 रुपये में आ जाया करती थी। अब ये 500 वस्तुएं एक साल बाद कितने में आ रही है? 1100 रुपये में आ रही है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 10% महंगाई बढ़ गई। तो ऐसी महंगाई जब सब वस्तुओं को नापी जाती है टोकरी की, बास्केट की, तो उसको क्या कहते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आज के बाद आप कभी भी हेडलाइन इन्फ्लेशन का सुनो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है गवर्नमेंट ने जो 400-500 वस्तु डिसाइड कर रखी, उन सबकी एवरेज वस्तु कीमतें बढ़ गई, ये हेडलाइन होता है। लेकिन इस हेडलाइन में हम क्या करते हैं बच्चों, जब फूड और फ्यूल को छोड़ देते हैं तब उसको कोर कहते हैं। इसको एक कंसेप्ट समझ लो आप, तब जाके जब मजा आएगा बच्चों। आप लोगों ने देखा एक पंखा है, फैन है, ये फैन की कीमत कितने गड़ चढ़ होती है? बहुत कम होती है। 1000 में पिछले साल पंखा करता था, इस साल हो सकता है 1100 में आ जाए। यानी आपने पंखे की कीमतों में, या जो ऐसी मैन्युफैक्चर्ड कीमतें होती है जूते वगैरह, इनमें हर दिन या हर सप्ताह में बढ़ोतरी देखी क्या? नहीं देखी। लेकिन कुछ चीजें होती है ऐसी जिनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है कीमतों में। जैसे सब्जियां, फूड की चीजें, मंडी में पिछली बार गए थे तो टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहे थे, आज गए तो 25 बिक रहे। फिर अगली बार प्याज गए तो प्याज भी यही स्थिति थी, हर 2-5 दिन में, एक दिन में इनकी कीमतें बढ़ती रहती। ऐसे फ्यूल का, कल जब गए थे हम, पेट्रोल की कीमतें तो कल अलग थी, 2 दिन बाद अलग है पेट्रोल की, डीजल की कीमतें। ये क्या होता है, हर डे बाय डे 2-4 दिन 5 दिन में बदलता रहता है। इनकी कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। तो अगर ऐसी वस्तुओं को भी हम शामिल कर ले महंगाई में, तो फिर क्या होता है, इन वस्तुओं के आधार पर जब महंगाई की कीमतें घटती बढ़ती है, तो फिर एग्जैक्ट महंगाई की स्थिति पता नहीं चल पाती। क्योंकि क्या महंगाई की स्थिति में बहुत डे बाय डे में उतार चढ़ाव आएगा। ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक्स क्या करते हैं कि इन जो वस्तुएं हैं जिनकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा क्या है, अस्थिरता, उनको हटा दो और फिर बाकी महंगाई नापो। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में जब हम क्या करेंगे, फूड एंड फ्यूल के कंपोनेंट हटा देंगे। 500 वस्तुएं सपोज करो, इनमें से फूड एंड फ्यूल से जुड़ी हुई 100 वस्तुएं थी, इनको हटा दिया। अब 400 वस्तुओं की महंगाई हम नाप रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहेंगे? वैसी स्थिति में उस महंगाई को कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं बच्चों? कोर इन्फ्लेशन। इन दोनों का अंतर पता होना चाहिए आपको। बार बार हजारों एग्जामों में ये पूछा गया है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जब सारी वस्तुओं में महंगाई देखते हैं तो हेडलाइन, जब फूड एंड फ्यूल से जुड़ी वस्तुओं को छोड़ के बाकी वस्तुओं में महंगाई देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ये परिभाषा आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार की लाग लपट नहीं है। आप पुराने पेपर देख लो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का देखो, चाहे वो सेंट्रल यूपीएससी का देखो, हर एग्जाम में इससे जुड़े हुए कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों यहां तक बात होगी, अब हम आगे बढ़ते हैं। यही अब वो इन्फ्लेशन का स्टैगफ्लेशन में बच्चों आपको बाकी, ये स्टैगफ्लेशन का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम वो फ्लिप तक पढ़ेंगे। मैं वहां एक सारी सब चीज, पिछले भी हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था कि महंगाई क्यों अच्छी होती है और ये स्टैगफ्लेशन क्या होती है। इन सबको मैं एक साथ जोड़ के एक साथ एक ही कंसेप्ट है इनका, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर डिमांड के तरफ महंगाई क्यों हो रही है, तो मांग पर डिमांड के कारण, सप्लाई के कारण होती है सप्लाई जनित, इसमें तो कोई हो ही नहीं है। कॉस्ट बढ़ गई तो कॉस्ट जनित, आपात स्थिति में कारण आपात जनित, तो ये कोई खास बात नहीं है इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अब इन्फ्लेशन की मेजरमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये तो अब तक हमने इन्फ्लेशन के प्रकार वगैरह पढ़ लिया। अब इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लेशन के 2 प्रकार मुख्यतः होते हैं, 2 तरीके से नापते हैं उसको। एक होता है सीपीआई, आप लोगों ने पढ़ा होगा बार बार में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घट गया। एक होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई बढ़ गई घट गई। तो ये इनमें अंतर क्या होता है ये मैं बताऊंगा। देखो बच्चों क्या होता है, मैं किसान को लेता हूं, फार्मर, ठीक है। ये फार्मर सबसे पहले क्या जाएगा, सीधा जाके मंडी में बेचेगा कि थोक वाले को बेचता है, होलसेलर को बेचता है। तो पहले होलसेलर के पास जाएगा, ठीक है।
फिर वहां से क्या जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, आप और हम लेंगे। ऐसा मैं दूसरा एग्जाम्पल बता दूं, जब मारुति सुजुकी में कोई कंपनी में प्रोडक्शन होता है तो सीधा थोड़ा माल बेच देता है, पहले सबसे पहले कहाँ जाता है, होलसेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर से क्या करता है, जनता के पास जाता है, रिटेलर के पास में जाता है, फिर वहां से आप हम खरीद लेते हैं। तब जब महंगाई की गणना होलसेल लेवल पर की जाए कि जैसे किसान मान लो इसको पहले टमाटर 10 रुपए किलो बेचा था, अब इसने इसको 15 रुपए किलो बेच दिया, तो जो जब महंगाई की गणना होलसेलर के स्तर पर थोक मूल्य के आधार पर करते हैं, थोक होलसेल के स्तर पर करते हैं, तो ऐसी महंगाई को क्या कहते हैं बताओ, ऐसी महंगाई को कहते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इंडेक्स का मैं कहानी बता दूंगा, पहले आप लोग ये सुन ले कि WPI क्या होता है। लेकिन जब यही महंगाई रिटेल लेवल पर करते हैं, आप और हमारे स्तर पर करते हैं, हम तो क्या करते हैं, होलसेलर से नहीं खरीदते, हम खरीदते हैं रिटेलर से। तो जब हम रिटेलर के स्तर पर महंगाई की गणना करते हैं तो क्या कहेंगे उसको कहेंगे CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर को कितना पड़ा। अब मुझे इतना बता दो कि WPI CPI में से हमारी सेहत पर किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बताओ। तो आप लोग सब कहोगे जवाब होगा CPI। क्यों? क्योंकि CPI वो महंगाई है जिसका हम देते हैं, जनता देती है। मैं बाजार में जाके कोई जूस पिया तो जूस वालों को मैंने कितना पैसा दिया, कितनी महंगाई बढ़ा के दिया, वो मुझे सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। होलसेल स्तर पर तो होलसेल को प्रभाव पड़ेगा, इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है। हमको आम जनता को किससे मतलब है, रिटेल से मतलब होता है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, CPI कहेंगे। तो आप लोग अब तक इसका अंतर समझ गए होंगे, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है। सीधा सा सिंपल भाषा में जब महंगाई की गणना थोक मूल्य के स्तर पर की जाती है, होलसेल के स्तर पर की जाती है, तो उसको WPI कहते हैं। जब महंगाई की गणना रिटेल में, खुदरा मूल्य में, कंज्यूमर में, उपभोक्ता के स्तर पर की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस कहते हैं। अब बच्चों इसकी गणना के लिए क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूँ। गणना ऐसे हवा में नहीं होती, इसकी गणना के लिए इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। इकोनॉमी में पूरी में कहीं बहुत सारे इंडेक्स आते हैं। ऐसे पता, आप सपोज करो 500 वस्तुएं हैं। अब एक वस्तु की कीमत अलग हो सकती है, दूसरी की अलग, तीसरी की अलग, एक की घट की, दूसरे की बढ़ की, तीसरी की घट की। तो अभी 500 वस्तुओं का कैसे गणना करेंगे अपन इनकी गणना करने में बहुत परेशानी आएगी। तो ऐसे क्या करते हैं, हम इसको एक इंडेक्स के माध्यम से देखते हैं, इंडेक्स के माध्यम से इसकी गणना करते हैं। कैसे करते हैं मैं बता दूं बच्चों। जैसे कि सबसे पहले तो क्या करेगी गवर्नमेंट एक डिसाइड करती है कि भाई हमको जो मुख्य वस्तु है ना, जिनको आम जीवन में काम आती है, वो है, उसकी क्या बनाएंगे, बास्केट ऑफ गुड्स बनाएंगे। एक टोकरी बना ली अपन ने, बास्केट बना ली ऑफ गुड्स। सपोज 500 वस्तुएं हैं। अब इन वस्तुओं का क्या होता है, देखो बच्चों, एक और मैं बता दूं आपको बेस ईयर का कंसेप्ट, पहले मैं सुन लो ढंग से। बेस ईयर का कंसेप्ट क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि महंगाई बढ़ गई या कोई बच्चा लंबा है, तो कैसे कहते हैं हम सब बात को, हम इस सब बात तुलनात्मक कहते हैं। जब आपको पता था पिछले साल टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहा था, अब इस साल 25 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, तभी तो आप कहोगे कि टमाटर महंगा हो गया। कोई अगर इस दुनिया में मैं किसी एक आदमी को अचानक ला दूं और आज टमाटर बिक रहा है 30 रुपए किलो, तो वो आदमी बता सकता है क्या कि टमाटर महंगा है कि सस्ता है? उसको पता ही नहीं है, उसकी रेट ही यही है। ऐसा तो भाई सोना 50,000 रुपए किलो टन, वो 50,000 रुपए क्या बोलते हैं, तोला बिकता है। तो क्या 50,000 तोला सोना महंगा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तुलनात्मक करनी पड़ती है। महंगाई सस्ता है कुछ नहीं होता बच्चों, ये सब कंपेरेटिव चीज होती है। कोई आदमी जैसा मान लो सपोज करो कोई मतलब दूसरा ग्रह से एक आदमी आता है, अब उसको टमाटर 30 रुपए किलो बिकता है, वो क्या कहेगा कि टमाटर सस्ता है कि महंगा है? तो नहीं साहब, वो बता नहीं सकता कि टमाटर महंगा है। क्यों? क्योंकि उसको पिछले भाव नहीं पता। पिछले साल 40 था तो इस साल टमाटर 30 सस्ता है, पिछले साल 20 था तो इस साल टमाटर महंगा है। तो जो भी महंगाई होती है वो सब तुलनात्मक रूप से होती है। तुलना करने के लिए एक साल डिसाइड कर लेते हैं, भाई ये एक साल था, इस साल में महंगाई, इस साल में टमाटर की कीमत ये थी, अब हम उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, जो CPI का जो बेस है ना बच्चों 2012 है। 2012 में मान लिया हमने कि जो टमाटर था, ये क्या था, 10 रुपए किलो था, ठीक है। अब मैं चलूंगा बात 2022 पे आ गया, अब टमाटर कितना हो गया, 10 से माइनस होगा 20 रुपए किलो हो गया, ठीक है बच्चों। तो महंगाई बढ़ गई। अब 2023 में भी टोमेटो क्या है, 21 रुपए किलो हो गया। तो बताओ इसकी तुलना में यहां महंगाई बढ़ी, अब इसकी तुलना में यहां महंगाई बढ़ी, तो इसको कहेंगे कि 1 रुपए किलो महंगा हो गया, ये भी महंगा हो गया। तो इसलिए क्या होता है, बेस ईयर का कंसेप्ट आता है कि भाई उस बेस ईयर की कीमतों के आधार पर गणना करते हैं हम, ठीक है। यहां तक इसको थोड़ा और आगे हम डिटेल में देख लेंगे, तब तक चलते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। हम क्या पढ़ रहे थे,
मैंने बताया था कि महंगाई दो गणना करते हैं, होलसेल के स्तर पर कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहेंगे, WPI कहेंगे, बता देता है मैंने। अब ये ना बच्चों, गणना कौन करता है? भारत में सरकार है, सरकार में जितने भी गवर्नमेंट की एजेंसियां होती है, तो कोई ना कोई तो इसकी भारत में WPI CPI की गणना करता होगा। तो बच्चों भारत में जितने भी डेटा का काम करता है ना, डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा, उसके लिए अलग से मंत्रालय बना रखा है सरकार ने। उसका डिपार्टमेंट का नाम है, मिनिस्ट्री नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। ये आप लोगों ने बार बार सुना होगा इसका नाम। इसके अंदर एक संस्था होती है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी का मतलब होता है डेटा, डेटा से रिलेटेड गतिविधियां होती है। तो जितने भी डेटा की गणना करने के लिए सपोज 500 वस्तुएं हैं, तो 500 वस्तुओं की क्या क्या कीमतें हैं, उन सबकी गणना करने का काम तो एक आदमी को दे दिया काम, जिसका क्या नाम है, मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और उसके अंडर में कौन सी एजेंसी है? एजेंसी है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। मोटा मोटी ज्यादातर काम यही करता है, अधिकांश गणना की काम करता है, GDP की, CPI वगैरह की। लेकिन कुछ कुछ चीजें अपवाद है, जैसे कि WPI की। तो WPI की गणना बच्चों NSO नहीं करता है। जो भारत सरकार का उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, पढ़ा हुआ ना आपने? मंत्री कौन है इसका नाम बताओ मुझे तुरंत। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है, इसके मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी। कौन है? पीयूष गोयल जी। इनके इस मंत्रालय में दो मुख्य विभाग हैं। तो एक विभाग का नाम है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसको इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में चक्कर में नहीं पढ़ना, क्योंकि क्या कर इसके फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकते हैं। तो इस विभाग के अंदर में एक ऑफिस आता है, जिसका क्या नाम है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। यह इस WPI की गणना करता है। इसने ना महीने क्या करता है और कैसे करता है? मंथली करता है। जनवरी में कितनी महंगाई थी, फरवरी में कितनी थी, जनवरी महीना खत्म हो गया तो उसके 14 दिन बाद नेक्स्ट वीक में या अगले महीने में इसकी गणना करता है। तो बताओ कौन करता है गणना? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। किसके अंडर में आता है? DPIIT। किसके अंडर? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। गणना कैसे करता है? तो मंथली करता है, मासिक आधार पर करता है। जनवरी में इतनी महंगाई, हर महीने करता है, फिर बाद में साल भर की एक साथ डेटा दे देता है। इसका बेस ये कितना मैंने बता दिया, 2011-12 की वस्तुओं की कीमतें गणना की जाती है। इसमें 2011-12 को इसको बेस में माना गया। ये सब क्वेश्चन है, ऐसा हजारों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए सीधा। अब इसमें मैं बताया था टोकरी, क्या कहते मैंने कि कितनी वस्तुओं को महंगाई की गणना करते हैं WPI में। तो टोटल 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। ये वस्तुएं की सूची घटती बढ़ती रहती है, हर 5 साल में 10 साल में बदलाव करते थे। क्यों करते हैं? कई सारी वस्तुएं, जैसा कि मान लो एक जमाने में रेडियो इंपोर्टेंट था, तो उस जमाने में रेडियो की महंगाई की गणना करते थे। आज के जमाने में रेडियो का क्या मतलब है? ठीक है, अब मोबाइल की करनी चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, 5-10 साल में कुछ वस्तुएं काम से बाहर हो जाती है, जिनका ज्यादा यूज नहीं होता। पहले के जमाने में हमने देखा होगा, टेप चलती थी, रिकॉर्डर चलता था, VCR चलते थे। तो कई चीजें धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, बाहर हो जाती है, कुछ नई चीजें आ जाती है शामिल जिंदगी में। तो पुरानी चीजों को हटाओ, इस टोकरी में से नई चीजों को शामिल करो। तो इसलिए ये सूची बदलती रहती है। आज के डेट में कितनी हुए, कितनी वस्तुओं की महंगाई की गणना करते हैं हम? तो टोटल करते हैं 697। अब इन वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया। प्राइमरी गुड्स होती है बच्चों, जो कच्ची वस्तु होती है, जो सीधा पृथ्वी से या जमीन से निकलती है। जैसे कि क्या होता है, खाने के सामान, सब्जी, फल, और क्या हो सकता है इसमें हो सकता है जितने में मिनरल वगैरह हैं, खनिज वगैरह हैं, जो सीधा धरती माता की गोद से निकलती है, मछली से, फिश वगैरह, वो क्या होता है? प्राइमरी गुड्स होता है। समुद्र से कोई चीज मिल गई। तो कितना है प्राइमरी आर्टिकल में? कितने सामान? टोटल 117 वस्तुएं शामिल की गई है। दूसरा इसमें कैटेगरी फ्यूल एंड पावर। जो फ्यूल एंड पावर आप समझिए, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेचुरल गैस वगैरह, इसमें टोटल 16 वस्तुएं शामिल होती है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती है, इसमें कितने है? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मतलब जो कच्ची चीज से पक्की बनाए। जैसे कि क्या हुआ, आटा था, गेहूं से आटा बना गया, आटा से क्या अपना ब्रेड बना लिया, ब्रेड से बिस्किट बना लिया। तो बिस्किट एक सब क्या है? मैन्युफैक्चर गुड है, जहाँ फैक्ट्री में बनती है चीजें। देखते हैं ना, बिस्किट बन रहा है, चिप्स बन रहा है, और क्या बनता है, जूस बनता है, पेप्सी बन रही, कोका कोला बन रही, सब फैक्ट्री में बन रही। तो सब क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चर गुड। कपड़े लत्ते वगैरह है, ये सब क्या मैन्युफैक्चर गुड है। मोबाइल है, टीवी है, चश्मा है, जूते हैं, ये सब क्या मैन्युफैक्चर गुड है। तो जाहिर सी बात है, हम आम जीवन में सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? मैन्युफैक्चर गुड का इस्तेमाल करते हैं। अब इनका वेटेज होता है 22%, 13% और 24%। तो बच्चों बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, एक बार मैं बता देता हूं वेटेज का कंसेप्ट क्या होता है। हर चीज हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल है ना, बराबर की मात्रा में नहीं करते। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊं। मेरी इनकम है 10,000 रुपए महीना, तो
तो बताओ, मैं सबसे ज्यादा इसको काय में खर्च करता हूँ? सबसे ज्यादा खर्च होता है किराए पे। आदमी आपने 2,000 रुपये तो किराए पे दे दिया, 20% राशि यहाँ खर्च होगी। फिर उसके बाद में खाने पे, सब्जी पर डेली चाहिए, सब्जी सुबह शाम चाहिए, दाल डेली चाहिए, आटा सुबह शाम चाहिए। इसके बाद और ट्रांसपोर्ट में मैं बस में यात्रा करता हूं, लेकिन जूतों पे तो मैं ना साल में मैंने 3 साल में एक बार जूते खरीदता हूं। तो जाहिर सी बात है मेरा उस पर खर्चा कम होता है, तो उसका मेरी जिंदगी में क्या महंगाई में वेटेज भी कम होगा। ये यही बात होगी। अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और मान लो कोई सब्जेक्ट है उसमें ज्योग्राफी, उसका वेटेज 40 सवाल आ रहे हैं, तो उसको 40% वेटेज देना चाहिए आपको पढ़ाई में। यो नहीं फिर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो जिसके टॉपिक के क्वेश्चन कम आ रहे हैं उसको ज्यादा पढ़ो। तो हम क्या करते हैं, हम भी एक तरह से वेटेज देते हैं एग्जाम में। जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है हम उसको ज्यादा पढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही जिस चीज का वेटेज हमारे आम जीवन में ज्यादा उपयोग होता है, जिस खाने पीने की चीज का, तो उसकी महंगाई हमको ज्यादा प्रभावित करती है। मान लो जूतों की कीमत 2,000 से बढ़ के 2,200 होगी, तो हमारी सेहत में कम प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जूते तो हमको 3-4 साल 5 साल में एक बार खरीदना है। 200 रुपये बढ़ गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन दूध है 50 से बढ़ के 60 रुपये लीटर हो गया, डेली 1 रुपये लीटर लेते हैं, तो डेली का 10 रुपये की कीमत प्रभाव बढ़ा है। महीने में 300 रुपये, साल में 3600 रुपये का हमारे पे महंगाई बढ़ रही है। तो इसलिए कुछ चीजों की भरपाई जो कम काम आती है वो कम प्रभावित करते हैं, तो उनको कम वेटेज देते हैं, और जिसको ज्यादा काम आता है उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का है 64, 30%, 22%। तो इस प्रकार से इन सब की गणना कर लेते हैं कि जनवरी 2022 में क्या स्थिति थी, फिर जनवरी उसके अगले महीने में क्या स्थिति होगी। आप लोग यहां तक समझ गए हो तो हम आगे की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक बिंदु महंगाई का है। मैंने बताया था शुरुआत में होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर माल सप्लायर के पास गया, होलसेलर के पास गया, तो वहां पर महंगाई का नापते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक बिंदु पर महंगाई का होता है। अब बताओ उसकी समस्या क्या है? समस्या क्या है WPI गणना की? समस्या तो है कि WPI की जो गणना करते हैं उसमें जो कीमतें होती है वो कौन सी कीमतों को शामिल किया जाता है? तो थोक कीमतों को शामिल किया जाता है, होलसेल को। और आम जीवन में आपको और मेरे को कौन सी कीमतें, कौन सी रेट, कौन सी प्राइस इंपेक्ट करती? वो करती रिटेल में करती है। होलसेल में क्या हो रहा है उसको हमसे लेन देन नहीं है। हमको तो आम जनता के, या मैं खरीद रहा हूं उसको मुझे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो ऐसी स्थिति में रिटेल पे खरीदता है, जबकि कंज्यूमर क्या खरीदता है? कंज्यूमर रिटेल पे खरीदता है, होलसेल पर नहीं खरीदता है। अब चूंकि इसमें तो होलसेल में महंगाई पता चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम कंज्यूमर क्या कर पाएंगे? इसको कंज्यूमर की स्थिति में क्या स्थिति चल रही है वो हम इसमें बता नहीं पाएंगे। दूसरा, इसमें मैंने जब बताया आपको सारी क्या थी, वस्तुएं शामिल थी, प्राइमरी गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स, फ्यूल एंड पावर। क्या इसमें कहीं जगह सेवा शामिल थी क्या? शिक्षा शामिल है क्या? स्वास्थ्य शामिल है क्या? या फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब चीजें शामिल नहीं है इसमें। तो इसलिए इसमें क्या ये अधूरा है। जबकि आज की डेट में अगर आपने जीडीपी पढ़ा होगा तो जीडीपी के 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। सबसे बड़ा योगदान जीडीपी में किसका होता है? लगभग 55% के आसपास किसका है? सर्विसेज का। तो ये 55% सर्विसेज में की महंगाई तो इसमें देखी नहीं जा रही। नहीं समझे बात को? सेवा क्षेत्र की महंगाई तो इसमें देखी नहीं जा रही। इसमें परिवहन की लागत महंगी होगी। मान लो टिकट था, पहले मैं सिटी बस से जाता था 10 रुपये लगता था, अब 12 हो गया। तो ये इसमें नहीं देखी जा रही। पहले मैं बच्चे के स्कूल में 400 रुपये फीस देता था, फीस बढ़ गई। मैं इलाज के लिए जाता था, और भी कई सारी सेवाएं होती है, बैंकिंग की सेवाएं होती है, बीमा की कीमतें बढ़ गई। पिछले साल मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 5,000 में, इस साल लिया 5500 में। तो अब इसमें वो ऐसी चीजें देखी नहीं जा रही। तो ये क्या अधूरा है बच्चों WPI। इसमें जो सबसे बड़ा सेक्टर है सर्विस सेक्टर, उसकी महंगाई तो इसमें शामिल नहीं की गई है। तो 2-3 इसमें शामिल होगी। तीसरा, इसमें WPI को क्या, प्राइमरी जो आर्टिकल को कम वेटेज है, प्राइमरी आर्टिकल मतलब फूड को, खाने को कम वेटेज दिया गया है इसमें। तो और आम आदमी की जिंदगी में सबसे ज्यादा खर्चे खाने पे होता है। तो ऐसी स्थिति में फूड को, जो खाने को है, उसको वेटेज ज्यादा दिया जाना चाहिए। तो कुछ सुधार करने के लिए फिर क्या आएगा बताओ? आएगा CPI। क्या कहेंगे इसको? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे। कौन जारी करेगा? तो मैंने बताया था ज्यादातर डाटा कौन जारी करता है इंडिया में? NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। कब से किसके अंडर में आता है बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करता है। क्या इसका बेस ईयर है 2012 है, उसका कितना था 2011-12 है। इन दोनों का कंपेरेटिव आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में 50 शब्द में 100 शब्द में इनमें अंतर पूछा जा सकता है कि WPI और CPI में क्या अंतर है, वो कौन सा बेटर है। तो बेटर तो CPI है बच्चों।
WPI CPI में आप अंतर बताओगे और फिर लास्ट में ये लिखोगे कि WPI ये कमियां थी 3, इसलिए है ना CPI ज्यादा बढ़िया चीज है, इनमें इनका समाधान किया गया है। तो यहाँ पे बात होगी डेटा कौन सा जारी होगा, मंथली जारी होगा। कहां पर महंगाई का नापन होगा, तो जो इकोनॉमी का लास्ट पॉइंट होता है ना, अर्थव्यवस्था का अंतिम बिंदु, जनता खरीद रही है, वहां पर इसका महंगाई का नापते हैं। वर्तमान में महंगाई का मुख्य सूचक कौन है, यही है CPI है। पुराने जमाने में 2014 से पहले 2014-15 से पहले WPI को नाप मुख्य था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट WPI को नहीं देखती, CPI को देखती। हालांकि WPI का अपना महत्व है। क्या महत्व है, WPI से क्या होता है, CPI का एक अनुमान लग जाता है। कैसा लगता है, सपोज करो थोक में कोई चीजों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है थोक में हो रही है, तो थोक जो होलसेलर है वो उसको आगे कहाँ करेगा, पास करेगा कहाँ पे, रिटेल में करेगा। जब थोक में चीजों की कीमतों में वृद्धि होती है तो फिर कुछ टाइम बाद रिटेल में भी अपने आप कीमतों में वृद्धि होने लग जाती है। तो अगर हम WPI को ट्रैक करें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ जल्दी रिटेल प्राइसेज में भी वृद्धि होने वाली है। तो ये CPI के लिए कहीं ना कहीं ट्रैकिंग का काम करता है। जो RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मैंने पढ़ाया था RBI के मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या है बच्चों, 4 ± 2%। RBI को कितना महंगाई कंट्रोल करना रहता है, वो करना रहता है 4 ± 2, मतलब 4 में से 2 2 से 6% के बीच में महंगाई को कंट्रोल करना रहता है। क्यों करना रहता है, क्योंकि 2 से 6% तक महंगाई अच्छी मानी जाती है इकोनॉमी के लिए। फिर वही बात आ गई, वो मैं आगे बताऊंगा एक साथ आपको पूरी कहानी। तो इसलिए जो वर्तमान में RBI है ना, महंगाई कंट्रोल करने के लिए महंगाई तो डिसाइड करता है 4 से 6%, 4 ± 2, लेकिन कौन सी वाली, WPI CPI। तो बच्चों CPI को ध्यान में रखता है 2015 से। 2015 से पहले RBI कौन सा देखता था, वो देखता था WPI, लेकिन 2015 के बाद से RBI अब क्या देखता है, अब RBI है ना WPI ना देख के CPI देखता है। बीच में उर्जित पटेल कमेटी आई थी, उर्जित पटेल कमेटी जो आप जानते हो कि उर्जित पटेल साहब RBI के गवर्नर थे बीच में 2017 के आसपास में, बाद में मोदी गवर्नमेंट से भिड़ गया तो बग गया यहाँ से इस्तीफा देके। तो उन्होंने कमेटी में रिकमेंड किया था WPI को छोड़ के CPI को आप अपनाओ, CPI पे फोकस करो। अब बच्चों CPI भी एक नहीं है, CPI के भी कई प्रकार हैं। 2012 सबसे पहले तो जो CPI है वो है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। CPI क्या होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर। इसमें हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है दोनों सब चीजों में। मोटा मोटी ये माना गया कि जो भाई फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं ना मजदूर वर्कर, इन वर्कर को कितनी महंगाई पड़ रही है, हो सकता है इनकी डिमांड कुछ अलग हो, तो ऐसे वर्कर के लिए जो महंगाई की बास्केट बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसकी महंगाई की गणना करते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है, पर इसको एक खास बात जारी कौन करता है, तो मजदूरों की बात चल रही है तो मजदूरों के लिए एक डिपार्टमेंट है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है और शिमला में है। तो ये गणना कौन करता है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर की लेबर ब्यूरो करता है, श्रम ब्यूरो करता है। कहां से करता है, शिमला से करता है। ये कहाँ काम आता है, जितने भी मजदूरों की जो ये महंगाई भत्ता बढ़ता है या उनका क्या बढ़ता है, जो 6वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के DA वगैरह बढ़ते हैं, ये सब किसके आधार पर बढ़ते हैं, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार बढ़ते हैं। देखा हो ना सरकारी कर्मचारियों के साल में 2 बार DA बढ़ता है 6 महीने में। तो DA किस आधार पर बढ़ता है, DA बढ़ता है मतलब महंगाई से एडजस्ट हो जाए। तो कौन सी महंगाई से हो जाए, तो CPI IWS हो जाए। क्या करेंगे, वेज डिवीजन में काम आएगा, एम्प्लॉय का DA में काम आ रहा है। और बेस ईयर कितना बच्चों उसका याद होना चाहिए, जो बेस ईयर है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का वो कितना है, 2016 है। इसको लेटेस्ट में बढ़ाया था, पहले ये 1999 कुछ था, इसको आज डेट में कितना कर दिया बढ़ा के, 2016 कर दिया। आपको ये याद होना चाहिए चारों बातें, इसके लिए CPI ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा CPI एग्रीकल्चर लेबर, गांव में जो श्रमिक काम करते हैं उनके अगर महंगाई अलग से नापे तो उसको क्या कहेंगे, CPI एग्रीकल्चर कहेंगे। लेबर गणना कौन करता है, जितने भी लेबर नाम आ रहा है वो सब लेबर बिलो शिमला करता है। बेस ईयर कितना है, 86 87 है। क्या काम आता है, तो जो नरेगा में मजदूरी होती है ना, हर साल बढ़ती है, देखा होगा आपने नरेगा मजदूरी हर साल 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए बढ़ती है, उसकी गणना के लिए यही काम आता है। क्या कहते हैं उसको, एग्रीकल्चर लेबर। एक होती है CPI रूरल लेबर, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं मजदूर, उसके लिए CPI रूरल लेबर। और लास्ट में एक होता है CPI UNME अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। इसमें से कोई खास बात नहीं, पर आपको 3 चीजें याद रखनी है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर लेबर, CPI रूरल लेबर। और इसके बाद 2011 से क्या किया गवर्नमेंट ने, CPI का एक नया कंसेप्ट लेके आया जिसको CPI का कहा गया, न्यू सीरीज कहा गया। इसमें CPI को 3 भागों में बांटा गया। एक तो CPI गांव के लिए अलग, भाई देखो गांव और शहर का नेचर अलग होता है। कैसा, गांव में किराए के पैसे नहीं लगते, हर आदमी के पास झोपड़ी है, कुछ ना कुछ तो है। इसे शहरों में किराए का पैसा लगता है।
जब शेयरों की गणना नापेंगे महंगाई की तो उसमें किराए को शामिल करना पड़ेगा, लेकिन गाँव के जब गरीबी नापेंगे तो उसमें किराए को शामिल नहीं करना पड़ेगा। तो गाँव में कई चीजें ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि फ्री में है, शहरों में ये मानते हैं कि हर चीज पैसे देनी पड़ती है। तो गाँव की जो टोकरी होगी ना वो अलग होगी, शहरों की टोकरी अलग होगी। तो इस आधार पर क्या होगा, एक तो सीपीआई रूरल हो गया, दूसरा क्या हो गया सीपीआई अर्बन हो गया, और तीसरा क्या हो गया सीपीआई कंबाइंड हो गया। दोनों को मिला के सीपीआई रूरल सीपीआई अर्बन और दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा सीपीआई कंबाइंड हो जाएगा। इसमें है ना जो सीपीआई में 6 कैटेगरी की सामान मंगाया गया है, खाद्य एंड फूड एंड बेवरेज, पान तंबाकू अन्य, वस्त्र एंड फुटवियर, आवास, ईंधन प्रकाश, मिश्रित, ये 6 कैटेगरी में बांटा गया। वहां डब्ल्यूपीआई में 3 कैटेगरी थी, यहाँ कितनी कैटेगरी बच्चों 6 कैटेगरी। ये खाद्य पेय पदार्थ, पान तंबाकू, शहरों में आदमी पान खाता है तंबाकू खाता है, वस्त्र है, फुटवियर है, आवास है, ईंधन प्रकाश है, मिश्रित भी है। अब इसके बाद में एक नया कंसेप्ट चल रहा है, हालांकि इंडिया में आज की डेट में पीपीआई की गणना नहीं हो रही बच्चों, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की। लेकिन सबसे पहले जब 2014 में एक कमेटी बैठी थी, कौन सी कमेटी बैठी थी, गोलदार साहब, इसका नाम याद होना चाहिए, गोलदार समिति का कंसेप्ट है। तो पीपीआई से परचेजर प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, पीपीआई उत्पादक मूल्य सूचकांक। जब हम महंगाई को उत्पादन करता जैसे किसान के दृष्टिकोण से देखते हैं, डब्ल्यूपीआई में देखा होलसेलर के दृष्टिकोण से, सीपीआई में देखा जनता कंज्यूमर के दृष्टिकोण से, पीपीआई में देखते हैं हम प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से। ये इसका कंसेप्ट ये है कि भाई डब्ल्यूपीआई की कोई जरूरत नहीं है, होलसेलर की क्या जरूरत है, इसकी बजाय तो प्रोड्यूसर के दृष्टिकोण से देखो आप। तो डब्ल्यूपीआई को हटा के क्या ला जाए, पीपीआई लिखे जाए। बीएन गोलदार साहब समिति कमेटी बैठी 2014, इसने सिफारिश करी कि क्या किया जाए, डब्ल्यूपीआई के स्थान पर क्या लाया जाए, पीपीआई को लाया जाए। इसमें क्या करेंगे, प्रोड्यूसर की कॉस्ट पर इन्फ्लेशन देखी जाएगी। इसमें यहाँ क्या होगा, टैक्स वगैरह शामिल नहीं होंगे, सीधा जो प्रोड्यूसर के लेवल पर क्या मामला हो रहा है उसको पिछले साल 20 में पढ़ा था, अब वो 25 में पढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करेंगे, पीपीआई कहेंगे, इसमें टैक्स वगैरह शामिल नहीं होते। ये ज्यादा अच्छा माना जाता है डब्ल्यूपीआई की तुलना में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब जीडीपी डिफ्लेटर हम जीडीपी में पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर जरूरत नहीं है। सर्विस प्राइस इंडेक्स एसपीआई हो गया। जब हम क्या करेंगे, वस्तुएं शामिल करके जितने भी सर्विस सेक्टर है ना, सारे सर्विस के लिए अलग से इंडेक्स बनाएंगे और उसको महंगाई को नापेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, सर्विस प्राइस इंडेक्स। हालांकि आज की डेट में इसकी गणना नहीं की जा रही। अब बच्चों एक होता है कंसेप्ट हाउसिंग प्राइसेस, ये मैं आपको बताऊंगा। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एचपीआई, जब हम महंगाई की गणना घरों की कीमतों के आधार पर करते हैं, पिछले साल 20 लाख में प्लॉट बिक गया था, फ्लैट बिका था, इस साल 21 लाख में बिक रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। अब ये बच्चों हम इसका फाइनल चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। इन्फ्लेशन का जो लास्ट पार्ट है वो है कि अब इन्फ्लेशन का समाज के जो विभिन्न वर्ग है, मैंने बताया था इन्फ्लेशन अच्छी भी है, अब फिर वही मजाक वाली बात की अच्छी कैसे है, तो मैं अब पूरी बात बताऊंगा। और समाज के विभिन्न वर्गों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मजदूर पे क्या पड़ता है, जो सैलरीड एम्प्लॉई है उसको क्या पड़ता है, जो पेंशनर है कोई वृद्ध पेंशन पा रहा है उसको क्या मिलता है। तो बच्चों जाहिर सी बात है, जितने भी फिक्स इनकम होगी, समझ लो मुझे महीने में 100 रुपये मिलता था, ठीक है, अब इस महीने मुझे 100 रुपये मिलेगा, मैं यहाँ 5 किलो टमाटर खरीद लेता था 20 रुपए के हिसाब से, लेकिन अब टमाटर की कीमत कितनी होगी, 25 होगी, तो मैं 4 खरीद पाऊंगा। तो जिनकी भी कीमतें फिक्स होती है उन सबको क्या होगा, महंगाई से नुकसान होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो काम वो उस 100 रुपये में पहले कर पाते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। तो बताओ, सबसे पहले तो इंडिविजुअल पर, जो व्यक्तिगत आदमी है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो ये कंसेप्ट है बोरोवर पर, क्रेडिटर पर, इसका कंसेप्ट समझ लो। सपोज करो मैंने ना 100 रुपए का उधार दिया किसी को, ठीक है बच्चों, किस बात पे दिया, 10% पे दिया कि मुझे 1 साल बाद कितना देना, 110 रुपए में दे देना, ठीक है बच्चों। अब इस टाइम पे 100 रुपए में 1 किलो टमाटर आते थे, लेकिन महंगाई बढ़ गई, अब है ना इस टाइम पे 1 साल बाद 120 रुपए किलो में एक टमाटर आते हैं। तो महंगाई बढ़ने से बताओ इसको मिला कितना, ब्याज से 110 रुपए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, महंगाई तो बढ़ गई, तो 120 रुपए में 1 किलो टमाटर भी नहीं आ पा रहा। मतलब मैंने उधार दिया था किस सोच से कि मेरा पैसा बढ़ेगा, लेकिन पैसा बढ़ा क्या, महंगाई बढ़ने की वजह से पैसे की वैल्यू घट गई। इसलिए जो जितने भी उधार देते हैं ना, वो उधार देने वाले महंगाई की वजह से बहुत नुकसान में रहते हैं। तो सबसे पहले क्या नेगेटिव में कौन है, क्रेडिटर, उधार करता। दूसरा बैंक में पैसा जमा करने वाला बचत करता, वो इसकी भी वही स्थिति, मैंने बैंक में पैसा जमा किया था कि मुझे 100 का 110 मिलेगा,
लेकिन महंगाई बढ़ गई तो 110 रुपये में अब 100 रुपये का भी काम नहीं हो रहा, तो उसको भी नुकसान होगा। तो क्रेडिटर को, उधार देने वाले को, जो बचत करता है बैंक में पैसा जमा करना है उसको, जिसकी फिक्स इनकम है, जिसके इनकम का महंगाई से कोई लेन देन नहीं है, उन सबको भी नुकसान होगा। कंसेप्ट वही है। इसमें कौन आएगा? वेतनभोगी, पेंशनर, मजदूर। पेंशन था किसको 10,000 रुपये पेंशन मिलती थी, पहले वो ज्यादा काम कर लिया करता था, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से 10,000 रुपये में वो अब उतने काम नहीं कर पाएगा। मजदूर की भी ये हालत होगी। मजदूर को 200 रुपये मजदूरी मिलती थी, उसमें पहले वो ज्यादा चीजें खरीद पाता था, अब महंगी 1900 कम चीजें खरीद पाएगा। तो बताओ, क्रेडिट को नुकसान, सेविंग को नुकसान, जो फिक्स इनकम वाले जितने भी उनको नुकसान। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश किया, वही बात 100 रुपये निवेश किया था, 108 रुपये मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उस टाइम तक 108 रुपये की वैल्यू 100 भी नहीं थी, तो इसको भी नुकसान है। कंज्यूमर को नुकसान है ही सही, जितने भी उपभोक्ता है कोई चीज खरीदता है, उन सब आदमी को क्या होगा? महंगाई से नुकसान होना है बच्चों। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मजा किसको? बोरोवर का वही मजा क्या? मैंने 100 रुपये में उधार करके 5 रुपये टमाटर ले लिया, अब मैं 110 रुपये दे रहा हूँ, उस टाइम कुछ वैल्यू नहीं थी, तो मुझे तो मजा आ गया ना, मैंने कम रुपए में ज्यादा का काम कर लिया उस टाइम पर। व्यापारी को क्यों मजा आएगा? बताओ, जितने भी प्रोड्यूसर होंगे सबके मजा आएगा, क्योंकि उसकी चीज महंगी बिक रही है। टाटा की कार महंगी बिक रही है, टाटा को मजा आएगा। मान लो गेहूं महंगा बिक रहा है तो किसान को मजा आएगा, प्याज महंगा बिक रहा है तो किसान को मजा आएगा, टमाटर महंगा बिक रहा है तो किसान को मजा आना है ना। तो सारे जितने प्रोड्यूसर होते हैं ना, उत्पादन करता, उनको मजा आता है। इसलिए मैं कह रहा था कुछ मात्रा में महंगाई बढ़िया होती है, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब है डिमांड बढ़ रही है, तो है ना, प्रोड्यूसर भी क्या करेगा? और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो ओवरऑल इकोनॉमिक गतिविधि बढ़ती है देश में। ये और आगे एक बार डिटेल में बताएंगे। तो प्रोड्यूसर को मजा आएगा, शेयर होल्डर को मजा आएगा, उद्यमी को भी मजा आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट का क्या मजा आएगा बताओ? अब जब महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का क्या होगा? टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। 100 रुपए किलो के टमाटर थे, उसको 5% टैक्स लगता था, गवर्नमेंट को 5 रुपये मिलता था। वो टमाटर अब 200 रुपए किलो हो गया, तो अब 1 किलो लेगा तो आदमी को, गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? 10 रुपए टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स, जो टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह, वो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा इससे, महंगाई से। लेकिन साथ में क्या होगा? गवर्नमेंट तनख्वाह भी देती है, पेंशन भी देती है, डीए जुड़ा हुआ है उनसे, तो वहां उनको डीए में ज्यादा देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को नुकसान भी होगा। जैसे वेतन है, पेंशन है, इनमें के वे में क्या होगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। सब्सिडी बिल, चीज महंगी होगी तो सब्सिडी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये महंगी हो जाएगी। जो परियोजना लागत थी, गवर्नमेंट पहले एक पुल बना देती थी 50 करोड़ में, अब चीजें महंगी होगी, सीमेंट महंगा हो गया, बजरी महंगी होगी, तो जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों? नेगेटिव में है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है महंगाई से। यहाँ पे इनकम बढ़ रही है पर बाकी जगह इनकम में लॉस हो रहा है, ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, इसलिए ओवरऑल महंगाई से क्या होगा? गवर्नमेंट को नुकसान होगा। अर्थव्यवस्था, बस यही टॉपिक था जो मैं आपको अब तक पूछ रहा था, इसको कहते हैं फ्लिप करो। अब इसकी पूरी कहानी सुन लो, तो अगर ये आप समझ गए तो महंगाई आप पूरी समझ गए। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है, या मैं कहता हूं इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बच्चों, इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या मतलब होता है? चीजें महंगी हो रही है, इसका एक मतलब होता है कि डिमांड बढ़ रही है। टमाटर महंगा क्यों हो रहा है? मतलब बाजार में टमाटर की डिमांड है, सीधी सी बात है, ये तो आप मानोगे ना। कोई चीज, जूते महंगे हो रहे हैं तो मतलब बाजार में जूतों की डिमांड है, जिस चीज की डिमांड नहीं उसके भाव कैसे बढ़ जाएंगे? उसकी प्राइस बढ़ ही नहीं सकती। तो महंगाई बढ़ने का मतलब है कि क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रही है। अगर मान लो सपोज करो बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ रही है, तो इसका मतलब गेहूं की डिमांड ज्यादा है। सिंपल सी यही बात हुई ना। आटे की डिमांड बढ़ रही है तो आटे की कीमतें बढ़ रही है, आटे की डिमांड ज्यादा है। टमाटर की कीमतें बढ़ रही है तो टमाटर की डिमांड ज्यादा है। तो बताओ, अगर कीमतें डिमांड ज्यादा है तो अब जो प्रोडक्शन करेगा ना, प्रोड्यूसर, माल पैदा करने वालों, कारों की मांगे ज्यादा हो रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो मुझे बता दो, रोजगार, जो एम्प्लॉयमेंट, वो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो इसकी जनता की इनकम बढ़ेगी तो वापस खर्चा करेंगे, तो खर्चा करेंगे, फिर महंगाई बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी, तो फिर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी क्या होगी? बड़ी में उसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसलिए कहते हैं कि महंगाई बढ़िया होती है एक लेवल तक, कुछ लेवल तक महंगाई बढ़िया होती है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये पूछा था मैं, जो जीडीपी की ग्रोथ है, जीडीपी बढ़ रही है, उसके महंगाई में क्या संबंध है? तो शॉर्ट टर्म के लिए कम, जब महंगाई कम बढ़ती है 3% 4% वो क्रीपिंग होती है, तब तक महंगाई जीडीपी के लिए बढ़िया होती है, क्योंकि महंगाई बढ़ने का मतलब डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे टमाटर के, मान लो बाजार में टमाटर का की महंगाई बढ़ रही है, तो किसान क्या करेगा? टमाटर के पैदावार और बढ़ाएगा, तो किसान को क्या और फायदा होगा?
किसान को पैसा कमाएगा तो किसान क्या मजदूरी करने वाले सबको पैसा कमाएंगे, सबके पास पैसा आएगा, तो वो किसान उस पैसे को और खर्च करेगा, और खर्च करेगा तो और चीजों की डिमांड पैदा करेगा, और चीजों की डिमांड पैदा करेगा तो और चीजों की प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को भी टैक्स ज्यादा मिलेगा, तो ऐसा ओवरऑल जीडीपी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये बताया ग्रोथ में सीधा संबंध होता है। ग्रोथ के साथ क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, और इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ बढ़ती है। दोनों चीजें अपने अपनी जगह साथ है। तो बताओ ग्रोथ है, दो स्थिति हो सकते हैं, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन में उल्टा संबंध हो, ग्रोथ एंड बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध हो। तो जब स्टार्टिंग में होता है ना बच्चों, तो ग्रोथ और जो है ना जीडीपी में क्या होता है, पॉजिटिव संबंध होता है, ग्रोथ महंगाई के साथ जीडीपी बढ़ती है। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसमें उल्टा हो जाता है। तो यही कहता है इन्फ्लेशन एंड बेरोजगारी में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। मतलब महंगाई बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो इसका मतलब बेरोजगारी घटेगी। तो ये जो फ्लिप वर्क है यही कहता है कि जो ना महंगाई बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी में कमी आती है। ये राय है। ये देखोगे आप, ये इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बेरोजगारी कम है। देखो यहाँ पर ये इन्फ्लेशन कम है तो बेरोजगारी ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ महंगाई में क्या होता है बताओ, महंगाई में बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी, रोजगार बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी। तो महंगाई और बेरोजगारी में क्या संबंध है, उल्टा संबंध है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लिप वर्क। एक मान जो इकोनॉमिस्ट थे 19वीं शताब्दी में, उन्होंने कंसेप्ट दिया था फ्लिप वर्क का, फ्लिप कर्व का, कि भाई महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बताओ क्या होता है, बेरोजगारी घटती है, इसलिए महंगाई अच्छी होती है, ये इनका कहना था। लेकिन बीच में कुछ स्थितियां ऐसी आई कई देशों में, जहां क्या हुआ, महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, रोजगार नहीं बढ़ा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों स्टैगफ्लेशन। जो पहला आया था ना, मैंने आपको बताया था। सामान्य सिद्धांत क्या कहता है, फिलिप कर्व क्या कहता है, ये फिलिप जी क्या कहते हैं, फिलिप साहब कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ी तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो इसने इसको जोड़ दिया कि भाई महंगाई अच्छी बात है, महंगाई बढ़ने दो, उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी घटेगी। इसको क्या कहते हैं, फिलिप कर्व कहते हैं। लेकिन पर कई जगह ये देखा गया कि ऐसा नहीं हुआ, महंगाई बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, महंगाई बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा बल्कि एम्प्लॉयमेंट घटा, बेरोजगारी बढ़ी। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा गया, स्टैगफ्लेशन कहा गया। मतलब ये एक तरह से क्या है, फिलिप कर्व का अपवाद है। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ये वक्र एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति बेरोजगारी संबंध दिखाता है, इसका बेरोजगारी एक निश्चित सीमा तक बेरोजगारी संबंध होता है। बात सही है यहां तक तो। लेकिन ये स्टैगफ्लेशन क्यों आया बच्चों, स्टैगफ्लेशन देखो क्या हुआ, शुरुआत में ये माना जाता था कि महंगाई बढ़ने दो, उसके क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी घट जाएगी। लेकिन बीच में ये देखा गया स्पेशली 1970-80 के दशक में, जब है ना 1973 में क्या हुआ था, खाड़ी युद्ध हुआ था, फर्स्ट हुआ था खाड़ी युद्ध। तो उस टाइम क्या हुआ, पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी पूरी दुनिया में, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई तो महंगाई बहुत बढ़ गई। तो देखा गया कि महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, रोजगार नहीं बढ़ा और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये तो लोगों ने जब इकोनॉमिक्स देखा यार तो उल्टा हो गया। फिलिप साहब तो कहते थे कि बेरोजगारी घटेगी लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, तो फिर उसने नया कंसेप्ट दिया स्टैगफ्लेशन का। अब ये बच्चों इसलिए हुआ कि महंगाई एक लेवल तक बढ़ती है तो सही होता है। कुछ महंगाई बढ़ने का मतलब है 3%, 4%, 5% महंगाई बढ़ने का मतलब ये होता है कि हाँ ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, रोजगार बढ़ जाएगा तो ठीक है, वो महंगाई उतनी होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, महंगाई बढ़ने से क्या होता है, वो जो उत्पादन करता होता है उसको प्रोत्साहन मिलता है। टमाटर के भाव बढ़ेंगे तब तो किसान टमाटर पैदा करेगा। मान लो अगर 20 रुपए किलो से टमाटर सस्ता हो गया 10 रुपए किलो, तो किसान पैदा क्यों करेगा। इसलिए है ना, महंगाई तो थोड़ी महंगाई ठीक है, सस्ताई खराब है, ये आपको सुनने में अच्छा लगता है, नेताओं के भाषण में अच्छा लगता है, महंगाई बढ़ गई, सस्ताई होनी चाहिए। सस्ताई बहुत जहरीली चीज है। मैं बताऊं, मैं किसान हूं, अगर मेरा टमाटर 20 रुपए किलो बिकता है पिछले साल, अब 5 रुपए किलो बचता है, तो मैं क्यों टमाटर पैदा करूंगा। तो अगले साल से टमाटर बाजारों में मिलना ही बंद हो जाएगा। फिर मैं 50 रुपए किलो भी दूंगा तब भी टमाटर बाजार में मिलेगा नहीं। इसलिए सस्ताई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी महंगाई ठीक है होनी चाहिए। 4 से 5% के तक महंगाई बहुत अच्छी मानी जाती है, जब तक ये क्या करे, ग्रोथ को बढ़ाए, बेरोजगारी को कम करे। जैसे ही वो स्थिति आ जाए कि अब महंगाई बेरोजगारी नहीं बढ़ा के क्या कर रही है, उल्टी जा रही है, तो वो स्थिति में महंगाई खराब होता है। ये कहते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखो बच्चों 20 रुपए से क्या होगा, 21 रुपए टमाटर हो गया, तो फिर भी आम आदमी खरीद लेगा। लेकिन महंगाई ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो क्या होता है, आम आदमी की जेब के साथ बाहर हो जाती है, तो फिर आम आदमी चीज को खरीदना बंद कर देता है। तो फिर आप प्रोडक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जब आदमी कोई चीज खरीद ही नहीं रहा
तो फिर प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या उसका मतलब है? प्रोडक्शन बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा नहीं तो रोजगार ही नहीं बढ़ेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, स्टैगफ्लेशन देश के लिए बहुत खराब स्थिति होती है। हमेशा क्या करते हैं हम, एक सीमित दायरे तक महंगाई होनी चाहिए 3-4% तक, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। 10 से 15-20% जाती है तो फिर बहुत स्थितियां खराब हो जाती है देश में। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। बैंकों के लिए क्या होगा, बैंक के लिए मजा जाएगा। बैंक के लिए क्यों मजा आएगा? बैंक क्या होता है, क्रेडिटर होता है। सेविंग वालों के लिए नुकसानदायक है, इसे बीओपी में भी नुकसान है। इसे बच्चों, जब हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है तो हम दुनिया के में हमारी चीजें महंगी हो जाएगी, तो दुनिया के लोग हमारे यहाँ से क्यों चीजें खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे तो हमारे यहाँ डॉलर नहीं आएगा तो फिर हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। नैतिकता पर नेगेटिव है, इससे क्या होगा, वही महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, समाज में चोरी डकैती बढ़ेगी, जमाखोरी होगी, मिलावट बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, चीज उतनी ही रखेंगे लेकिन मिलावट कर देंगे। आय का विषय में बाद में बढ़ता है। महंगाई से क्या होता है, सब ज्यादा महंगाई पर किसको पड़ता है? दूध 50 से 52 रुपए किलो हो गया, लीटर हो गया, तो किसको फर्क पड़ता है? आम आदमी को, गरीब को। अंबानी को क्या फर्क पड़ता है? करोड़पति आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता महंगाई से। पेट्रोल डीजल 90 से 100 जाए तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? महीने का 200 रुपये 300 रुपये का एक्स्ट्रा बजट आ रहा है उसका, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए महंगाई गरीबों की दुश्मन होती है। महंगाई का इंपैक्ट गरीब पर पड़ता है। गरीब और अमीर, गरीब और गरीब होएगा, अमीर तो चाहे माल बना रहा है तो और ज्यादा अमीर होएगा। इसलिए महंगाई से क्या होगी, इनकम की इक्वलिटी बढ़ेगी। अब इसको कंट्रोल के लिए कुछ नहीं बच्चों, मैंने आपको 1000 बार बता दिया। इसका पूरे का उल्टा कर दो। कैसे कर दो? मॉनेटरी पॉलिसी मैंने बनाया था, सस्ती करी थी, अब उसको सख्त कर दो, ब्याज दरें बढ़ा दो ताकि लोग डिमांड कम करेंगे तो लोन कम मिलेगा। हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी अपनाओ, सीआरआर बढ़ा दो, एसएलआर बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे। राजकोष विभाग मैंने बताया था आपको, सरकार खर्चा कम करना चाहिए ताकि उससे क्या होगा, उससे फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होगा। जब गवर्नमेंट कम एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, डिमांड कम होगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी करे गवर्नमेंट, टैक्स बढ़ा दो, चीजें इंडायरेक्ट टैक्स में कमी कर दो, गांठे की वित्त व्यवस्था को कंट्रोल कर लो, सेविंग को बढ़ावा दो। कोई नई स्कीम लेके आओगे, यहाँ पैसा निवेश कर दो तुम, जैसे कि कई लेगा ना, किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि है, अभी बजट में लेके आए, महिला सम्मान विकास पत्र। तो ऐसे नहीं होता लाओ ताकि आदमी पैसा खर्च न करके क्या करे, जमा करे। डायरेक्ट टैक्स में बढ़ा दो, टैक्स बढ़ा दे, इनकम टैक्स, तब तुम्हारा पैसा नहीं बचेगा तो डिमांड कहां से करोगे? प्रशासनिक विभाग यही से भाई कालाबाजारी कर लेगी इसमें, तो उस पर कार्रवाई करो। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ले आए, ब्लैक मनी पर खर्च करो, कुछ बफर स्टॉक में रखो। जैसे मान लो टमाटर हर साल महंगे करते हैं तो टमाटर का सरकार स्टॉक रखे, महंगाई बढ़ते हैं वहां से बाजार में छोड़ दो। गेहूं का करती है, अभी गेहूं महंगे चल रहे हैं 28-29 रुपये किलो। तो अभी 2-4 दिन पहले का ये है, गवर्नमेंट ने निर्णय किया कि गवर्नमेंट का जो स्टॉक है ना बफर, उससे क्या बाजार में गेहूं सप्लाई कर रहे हैं ताकि गेहूं की कीमतें कम हो जाए। निर्यात पर बैन लगा दो, अभी लगाया था हमने गेहूं का, जब गेहूं महंगे होते तो गेहूं का एक्सपोर्ट बैन कर देता, चावल का कर देता। ये सब करते हैं। एक कंसेप्ट होता है जो दोबारा मैं बता दूं, देखो ये इसको बेस मान ले, सपोज करो ये कोई रेट थी 20 रुपए किलो टमाटर था, ठीक है। अब मैंने कहा जब रेट बढ़ती है उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये 20 से बढ़ता 25 तक हो गया, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये स्थिति एक होगी। अब वापस से 25 रुपए किलो हो गए थे, लेकिन वापस से रेट डाउन होने लगी, 24, 23, 22 ये होने लगी, ठीक है। ऐसा करते करते 20 पे आ गया वापस। हो सकता है सस्ता ही पे आ जाएगा, एक बार डाउन नहीं होता, तो 20 से करते करते फिर क्या होगा, 19 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। लेकिन एक लेवल से नीचे रेट नहीं जाएगी तो वापस रेट बढ़ेगी, फिर 16, 17, 18 हो जाएगा। ऐसे चक्कर चलता रहता है, कीमतें कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो जब बच्चों कीमतें बढ़ती है, इसको आप सब लोग जानते हैं क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति के बारे में इसको कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। मतलब डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चों अभी भी महंगाई है, देखो 20 से तुलना कर रहे हैं बेस ईयर से, ये 24 रह गया, 23 रह गया, 22 रह गया, तो अभी भी बेस ईयर की तुलना में महंगाई है। लेकिन पहले से क्या हुआ, घट रही है। पहले टॉप पे था 25, उससे अब घट रही है, लेकिन पहले की तुलना में महंगाई है। बेस ईयर की तुलना में महंगा है लेकिन पहले से सस्ता है, तो इसको क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन। फिर ये नीचे गया 20 से 19 आ गया, 18 आ गया। तो अब बच्चों है ना, ये बेस ईयर 20 रुपए किलो है तो उससे सस्ता हो रहा है, तो ये महंगा नहीं है, इसको क्या कहेंगे, सस्ता ही कहेंगे। सस्ता को टेक्निकली कहते हैं डिफ्लेशन। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। अब स्फीति, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिफ्लेशन। पर ये कमी एक टाइम पे नहीं चलेगी, फिर वापस उठेगी, तो इसको बच्चों कहते हैं डिफ्लेशन। ये 4 टर्म है, ये इन चारों का आपको मतलब याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब वस्तुओं की कीमतों में बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन, जब वस्तुओं की कीमतों में कमी हो रही है लेकिन पहले से ज्यादा है तो डिसइन्फ्लेशन।
वस्तुओं की कीमतों में कमी हो रही है तो डिप्लेशन, वस्तु की कीमतें बढ़ रही है लेकिन बेस ईयर से कम है तो रिफ्लेशन। ये 4 स्थिति आपको याद रखना चाहिए। ये इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। फिस्कल रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिसइन्फ्लेशन का डिप्लेशन हो गया। अभी एक चीज हमने नहीं बताया था, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स। जब हम घर की कीमतों को देखते हैं तो उसके लिए भारत सरकार क्या करती है, 2 इंडेक्स जारी करती है, वही सीपीआई डब्ल्यूपीआई की तरह हाउसिंग प्राइस के लिए। एक तो होता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, एचपीआई। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल जारी करता है, जिसका बेस रेट कितना है 2010-11 और क्वार्टरली जारी करता है। एक होता है रेजिडेक्स करके, रेजिडेंशियल इंडेक्स, जिसको करता है नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, राष्ट्रीय आवास बैंक, एनएचबी जारी करता है, जिसका बेस रेट 2007 है, 2007 में लॉन्च किया गया था। ये बेस रेट कितना है बच्चों? 2017-18। इसको थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को कि भाई 2 इंडेक्स होते हैं, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जिसकी गणना आरबीआई करता है, जिसका बेस ईयर 2010-11 है, क्वार्टरली करता है। एक होता है रेजिडेक्स, रेजिडेक्स क्या करेगा, वही जो वस्तु जो क्या मकानों की कीमतों की इंडेक्स ट्रैकिंग करता है। कौन गणना करता है? तो एनएचबी करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक। इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया। अपवाद स्वरूप घटनाएं से मुद्राजी बढ़ने के साथ बेरोजगारी बढ़ती है, ये फिलिप करके पालन नहीं करता। इसके इन्फ्लेशन, जब सभी वस्तु की कीमतें समान होता है, एक वस्तु की जाए तो क्या करेंगे? इसको इन्फ्लेशन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।